This conference will now be recorded. So, any question, query, doubts, anything before starting the session? No, sir. Okay, so have you guys tried anything till now? आप लोगों ने जितना अभी तक सीखा है ट्राई किया आप लोगों ने? सर कल वाला सेशन अभी रिमेनिंग है, अदरवाइज उससे पहले का होगा। Okay. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Yeah, sir, you did not upload the yesterday's session, I think. Yeah, आपने actually, ma'am, there recording was some नहीं upload issue करी with थी. the yesterday's session recording. There was some issue. I'm trying on that, so might be by today evening or by tomorrow morning, you will definitely get the links. Okay, sir. Yeah, thank you. Yeah. Okay, so yesterday we got to know about basics of Python functions and the API calls and all, and today we'll be continuing about that. Okay, so let's start. So now today's objective is to talk about data analysis, visualization and all. Okay, so let us first talk about the complete flow that we have to follow. So actually today we are finally going to start with the thing data science. अभी finally हम लोग data science के बारे में बात करना शुरू करने वाले हैं. अभी तक हम लोग Python सीख रहे थे. Till now we was just talking about the Python programming only. But we now have to talk about the data analysis, machine learning. But before even talking about machine learning, we need to understand the data analysis concept. Okay, so let's start. So first of all, I'm going to talk about the basic life cycle of data science. लाइफ साइकिल को फॉलो करना है हम लोगों को, क्योंकि यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट लाइक कि मशीन लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं हम एंड ऑल, नो नथिंग लाइक दैट. हम लोगों को पहले डेटा को समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा. वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइब्रेरीज दैट कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर डेटा. तो ये हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है. एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ इट, कि क्या इसकी लाइफ साइकिल है, क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं. ओके, so first of all, whenever we talk about this data science thing, डेटा साइंस की लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा होता है कि आप दो चीजों का कॉम्बिनेशन देखते हो यहाँ पर. यू ऑलवेज लुक अप फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. वन इज अ प्रोग्रामिंग और अ टूल. कोई प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, कोई टूल भी हो सकता है विद मैथ्स. दिस इज व्हाट डेटा साइंस इज. आप कोई प्रोग्रामिंग या टूल यूज करते हो विद सम मिक्स ऑफ मैथ टॉपिक्स. मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, उनके साथ आपको अपनी प्रोग्रामिंग या टूल को फिट करना होता है. ओके, विल बी टॉकिंग अबाउट किन मैथमेटिकल टॉपिक्स की बात की जाती है डेटा साइंस में. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं है कि मैं सारे बता सकता हूँ. ऑब्वियसली जब हर कोई अलग अलग रिसर्च करता है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट मैथमेटिकल टॉपिक्स होते हैं, एरियाज होते हैं जिसमें लोग अपने अपनी रिसर्च पे काम करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग, वी हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ प्रोग्रामिंग. ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड प्रोग्रामिंग्स अवेलेबल है. तो 3 से 4 ही प्रोग्रामिंग है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है. यूज किसी को भी कर सकते हैं. इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट. तो अगर डेटा साइंस की लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले दैट व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ इट. और लाइफ साइकिल का क्या मतलब है कि स्टेप वन क्या होगा लाइफ साइकिल में, यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा साइंस, दैट इज द डेटा कलेक्शन. देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. हम क्यों लगा रहे हैं डेटा साइंस, हम मशीन लर्निंग क्यों लगा रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अवर मशीन अ लिटिल बिट स्मार्ट. कैसे कि हम उसको कोई डेटा फीड करें,
In return, it will do some prediction for us. As an example, recommendation systems काम करते हैं हम लोगों के लिए कि मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ और वो प्रोडक्ट की मुझे रिकमेंडेशंस मिलते हैं उसके जैसे प्रोडक्ट्स की, या मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो मुझे फेसबुक पर फ्रेंड सजेशंस दिखाता है वो. So these type of things are using machine learning. या मैं गूगल पे जब टाइप कर रहा होता हूँ कुछ भी सर्च करने के लिए, तो वो मुझे हिंट कर रहा होता है कि आप ये टाइप कर सकते हो, वो टाइप कर सकते हो, ये हो सकता है आपका नेक्स्ट वर्ड, जो whatever it is. So in टोटल जब भी हम लोग डेटा कलेक्शन की बात कर रहे होंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले आपको चाहिए डेटा. फर्स्ट थिंग यू नीड इज डेटा. आप डायरेक्टली अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हाँ वी हैव टू इंप्लीमेंट सम रिकमेंडेशन सिस्टम, इमेज क्लासिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन, व्हाटएवर, बट बिफोर कलेक्टिंग योर डेटा यू कैन नॉट स्टार्ट. सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत है वो है डेटा. डेटा कलेक्शन की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ डेटा टुडे. आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फाइल्स के थ्रू ही डेटा गेट करते हो. ओके, द प्रॉब्लम विद द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऑफ मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंसेस कि लोग ज्यादातर क्या है ना, रिलाई करते हैं कि आपके पास एक पैकेज है और वो पैकेज फाइल्स को रीड कर सकता है. किस तरह की फाइल्स को? इट कैन रीड एक्सेल फाइल्स, इट कैन रीड CSV फाइल्स, JSON फाइल्स. तो इस तरह की मैं फाइल्स को रीड कर सकता हूँ और वो इजीली मेरा कन्वर्ट भी हो सकता है किसी भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में. मैं CSV तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, बट इफ आई टॉक अबाउट JSON, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि JSON अगर आप रीड करते हो API कॉल से तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है. बट नाउ द पॉइंट इज, अगर आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आता है तब आप क्या करते हो? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब मेरे लिए ऐसा है कि सपोज देयर इज अ केस स्टडी ऑफ स्पैम क्लासिफिकेशन. मेरे पास कोई स्पैम क्लासिफिकेशन की एक केस स्टडी है. स्पैम क्लासिफिकेशन में मुझे क्या मिलता है? स्पैम क्लासिफिकेशन में आई हैव 3000 फाइल्स. मेरे पास 3000 फाइलें हैं. जस्ट अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी वेरी वेल. इतनी कोई जबरदस्त केस स्टडी नहीं है, ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ यू हैंडल द डेटा. It's all about handling the data. Let me show it to you. Suppose हम क्या करते हैं जाकर कि अगर हम लोगों को स्पैम क्लासिफिकेशन जैसा कुछ करना है, आई हैव अ फोल्डर ईमेल्स. इसके अंदर मेरे पास दो फोल्डर है, हैम स्पैम. स्पैम फोल्डर के अंदर मेरे पास कुछ नंबर ऑफ फाइल्स है, आई थिंक इट इज 500. या तो स्पैम फोल्डर के अंदर मेरे पास 500 फाइलें हैं. ओके, आई हैव 500 फाइल्स इन स्पैम और एक फाइल में एक मेल है. ईच फाइल कंटेन वन मेल. अब वो मेल स्पैम है. ओके, देन आई हैव अ फोल्डर नोन एज हैम. हैम फोल्डर के अंदर मेरे पास 2500 मेल्स पड़े हैं. दे आर द लाइक राइट मेल्स, करेक्ट वन, जो कि इनबॉक्स में आते हैं डायरेक्टली, जो स्पैम बॉक्स में जाते हैं वो स्पैम फोल्डर के अंदर अवेलेबल है. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये डेटा रीड करना है और इस पे मुझे लगाना है स्पैम क्लासिफिकेशन. जस्ट थिंक अबाउट इट. और अगर हम इसको जाकर ओपन भी करके आते हैं, let me click on this, add it with notepad++. okay, तो अब ये मेरे पास मेल है, जस्ट रीड इट. अब मैं क्या करूं इसको, कैसे आप स्पैम, ये तो स्पैम नहीं है, स्पैम कहां होगा? स्पैम या हैम व्हाटएवर इट इज, वो अंदर कंटेंट में होगा. दिस मैसेज, ये मैसेज बताएगा कि ये स्पैम है या नहीं. सो इट्स नॉट अ स्पैम, इट्स अ प्रॉपर मेल. तो ये किसी ने मेल किया किसी को, आई हैव दिस डेटा, मुझे पूरी फाइल से सिर्फ इतना डेटा निकालना है. ये सब नहीं, ओनली दिस वन, द सेलेक्टेड पोर्शन. बाकी मेरे किस काम का है कि लाइक किसने मेल किया, किसको किया, इससे आप नहीं बता सकते कि मेल स्पैम है या नहीं. यू हैव टू रीड द वर्ड्स. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो बेसिकली जब हम इस तरह के डेटा कलेक्शन की बात करें ना, देन यू हैव टू टॉक अबाउट लाइक कि अगर एक डेटा कलेक्शन ये नहीं होता कि हम सिर्फ एक्सेल, CSVs, JSON जो प्री डिफाइंड फाइल फॉर्मेट्स हैं उनको रीड करें. मैंने आपके सामने कुछ फाइल्स ओपन की हैं, उनका एक्सटेंशन तक हम नहीं जानते क्या है. There is no such package that can read this extension of file. ये extension ही क्या है? तो अजीब सा कुछ डॉट करके एक कोई यूनिक नंबर अल्फा न्यूमेरिक लिखा हुआ है, कैसे रीड करें? This is what we have to learn. ये सब हमें आना चाहिए. Like I'm not saying कि आप हर चीज सीख सकते हो, but what I am saying is कि at least आपको situations पता होने चाहिए कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो फाइल्स में सिर्फ एक्सेल, CSV, JSON ही नहीं होता. There are different kind of files. बहुत सारी फाइल्स हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है. फर्स्ट है. सेकेंड थिंग इज कि जब हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक हो गया फाइल्स के अंदर डेटा. इसके अलावा डेटा क्या फाइल्स में ही होता है बस? नहीं, डेटा डेटाबेस में भी हो सकता है. डेटाबेस में ही डेटा होता है सबसे ज्यादा. फाइल्स में तो अभी हम कलेक्ट कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली जितनी भी कंपनीज का डेटा फाइल्स में है, लेकिन डेटाबेस भी तो है उनका अपना.
So for that particular thing you need to understand MySQL, Oracle, ऐसी चीजें भी आपके डेटा कलेक्शन का पार्ट बनते हैं. Okay, now if data is not in database, it's not in files, then you might be having some HTML web pages जिसके लिए हम लोगों ने वेब क्रॉलिंग परफॉर्म किया है. तो जैसे फ्लिपकार्ट से रिव्यू चाहिए, प्रोडक्ट के डेटा सेट आपको बनाना है खुद से कोई, तो यू हैव टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम HTML वेब पेजेस यूजिंग वेब स्क्रैपिंग. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस थिंग कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेटा साइंस के बारे में, तो अभी हम उसके लाइफ साइकिल का फर्स्ट फेज देख रहे हैं. वो क्या है? डेटा कलेक्शन. और डेटा कलेक्शन के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफरेंट रिसोर्सेज. कितने सारे डेटा के रिसोर्सेज होते हैं आज की डेट में, कहां कहां से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ आई होप दिस थिंग इज क्लियर. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी टिल नाउ? यहां तक कुछ भी कोई अगर पूछना चाहता है प्लीज आस्क. No, sir. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सबसे पहला फेज होता है डेटा कलेक्शन का. नाउ आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग कि अब डेटा कलेक्ट करके क्या करें. सो यू आंसर, आप लोग मुझे बताएं व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. क्या करना चाहिए नाउ यू हैव द डेटा? The cleaning of the data. ओके, और एनीथिंग एल्स? किसी और को लगता है कुछ क्या कर सकते हैं? Pre-processing. Processing. एग्जैक्टली, प्री प्रोसेसिंग. और प्री प्रोसेसिंग के पहले भी एक स्टेप आप परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज डेटा एनालिसिस. कि आप पहले अपने डेटा को समझें. ओके, सो डेटा एनालिसिस इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. डेटा एनालिसिस एक अपने आप में डोमेन है. डेटा कलेक्शन में तो है 4-5 डेटा रिसोर्सेज है, सीख लिया आपने कि फाइल्स कैसे रीड कर सकते हो किसी भी एक्सटेंशन की, डजंट मैटर. डेटाबेस 3-4 आपने सीख लिया, वेरी गुड. वेब स्क्रैपिंग आ गया, मोर देन इनफ. डेटा कलेक्शन आपको अच्छे से आ सकता है. डेटा एनालिसिस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. अब डेटा एनालिसिस की अगर हम बात करें तो कभी भी आपका डेटा किसी फाइल में है, कभी किसी फॉर्मेट में आता है, कभी डेटाबेस से आ रहा है, कभी स्क्रैपिंग से आ रहा है. तो अब उस डेटा का पैटर्न भी तो हमने समझना है कि डेटा का पैटर्न से क्या मतलब है. और मेरा पैटर्न से ये मतलब है कि क्या कॉलम्स है, क्या रोज है, क्या एवरेज है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, आउटलायर्स है कि नहीं. आई होप यू ऑल गेटिंग दिस थिंग. तो इसके भी पहले मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे डेटा क्लीन भी करना पड़ सकता है. माइट बी आई नीड सम क्लीनिंग ऑल्सो. क्लीनिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप वेब स्क्रैपिंग कर रहे हो, या कल हमने ट्विटर की एपीआई को कॉल किया था, तो जब ट्विटर की एपीआई से आपने डेटा फेच किया तो क्या वो डेटा क्लीन था? बताइए. No, sir. लेट मी ओपन दिस. इसको ओपन करते हैं ट्विटर एपीआई कॉल को. सो दिस वाज द कोड ऑफ ट्विटर एपीआई कॉल और ये डेटा हम लोगों के पास ये आया था. जस्ट लुक एट दिस डेटा, इट्स नॉट क्लीन. ओके, और इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ट्विटर से लेके आ रहे हो तभी डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है. आपको फाइल्स में अगर डेटा दिया गया तब भी आपको डेटा क्लीन करना पड़ सकता है. और क्लीन के कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है. ओके, क्लीन का मतलब अभी के लिए ये है कि मुझे इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन हटाना है. सपोज अगर मैं इसी डेटा क्लीनिंग की बात करूं, हो सकता है मैं आपको बोलूं कि आई नीड हैशटैग, मुझे हैशटैग चाहिए, बाकी सब हटाना है, मेरी रिक्वायरमेंट है. और आई नीड दीज इमोजीज, मैं इमोजीज पे काम करना चाहता हूं कि किस पर्टिकुलर ट्वीट को या किस पर्टिकुलर हैशटैग को किस तरह के इमोजीज हैं, तो वो क्लासिफाई कर सकता हूं मैं. सो देयर कुड बी एनी डेफिनेशन ऑफ डेटा क्लीनिंग, बट व्हाट इट जनरलाइज्ड मीन इज कि आपके पास जो डेटा होगा वो मशीन लर्निंग या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए परफेक्टली क्लीन होना चाहिए. ओके, कि उसमें अनवांटेड अननेसेसरी कुछ भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टेक्स्ट, इमेजेस भी हैं, कोई भी किसी भी तरह का कॉलम है, यू हैव टू परफॉर्म द डेटा क्लीनिंग. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर.
तो अब सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देन वी स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा। और डेटा एनालिसिस करने के लिए भी व्हाट आई सजेस्ट कि पहले आप डेटा क्लीन करें इफ इट इज रिक्वायर्ड। नाउ यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग ईडीए। ईडीए इज व्हाट? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ईडीए का मतलब क्या है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर द डेटा। आप अपने डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हो जाकर, यू आर जस्ट लुकिंग इनटू द डेटा, इनसाइट देख रहे हो, आप उसके अंदर जाकर देख कर आ रहे हो कि व्हाट इज द पैटर्न, क्या मेरे डेटा का नेचर है, क्या मेरे डेटा का बिहेवियर है, कि वो किस तरह का दिखता है, उसमें किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? एंड फॉर दैट यू नीड स्टैट्स। सो दिस इज द फिटमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हेयर कि अब आप ईडीए परफॉर्म करते हो तो साथ में आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर सकते हो कि आई जस्ट वांट टू परफॉर्म द मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द आउटलायर्स, और क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किया जा रहा है। ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू विल बी इन स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर आपका भी डेटा एनालिसिस चल रहा है। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। So can I ask some questions? यस मैम, श्योर। So आप जहाँ पर ये जो कह रहे हो nature of data, that means you are saying we will find whether it is balanced or not balanced. या इट कुड बी लाइक, मैं सिर्फ एक, मैंने इसीलिए ना एक वर्ड स्पेसिफिक नहीं बोला कि बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, इट कुड बी बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, हाँ, आउटलायर्स, और माइट बी मिसिंग वैल्यूज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो that means ये we सारा have जो to find process out. आप कह रहे हो, इसको हम data preparation बोल सकते हैं, data preparation for analysis. हाँ मैम, इसीलिए मैंने ना डेटा एनालिसिस रखा, क्योंकि ना हमारी कोई डेटा प्रोसेसिंग की जॉब नहीं होती है ना, डेटा एनालिसिस की जॉब है। अब डेटा एनालिसिस में ही मेरे ये सब रोल्स हैं कि डेटा क्लीन आप कर रहे हो, प्रोसेस आप कर रहे हो, एक्सप्लोरेट ईडी आप परफॉर्म कर रहे हो। सो ऑल दीज स्टेप्स कम्स अंडर दिस बिग थिंग। ओके, क्योंकि अगर आप एक Okay, देखो डेटा, okay. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप एक डेटा एनालिस्ट है तो आपका काम सिर्फ डेटा एनालिसिस का ही नहीं होता। आपका काम पहले डेटा को उस लेवल तक लेकर आने का भी होता है कि मेरे को जो डेटा दिया गया है, आई ऑल्सो नीड टू लर्न द टेक्निक्स कि मैं डेटा को तो एनालिसिस तभी करूँ ना जब मेरे को जाकर डेटा थोड़ा क्लीन मिले। इट्स लाइक कि मेरे को अपनी कंपनी के लिए डेटा एनालिसिस की जॉब के लिए हायर करना है किसी को। अब मैं क्या करूं कि मैं पहले डेटा क्लीनिंग वाले बंदों को हायर करूं, फिर मैं ईडीए वाले को हायर करूं, फिर मैं प्रोसेसिंग वाले को। सो ऑब्वियसली दैट्स कंप्लीटली इररेलेवेंट कि मुझे क्या करना चाहिए। एक ही बंदा होगा, उसे पता होना चाहिए कि किसी भी तरह के डेटा को क्लीन कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, स्टैटिस्टिकल थिंग्स कैसे उस पर काम करते हैं। सो दैट्स व्हाट डेटा एनालिसिस विल बी अ बेटर थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक कंप्लीट प्रोफाइल है और उस बड़े डोमेन के अंदर बहुत सारी छोटी 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 अलग अलग तरह की जॉब्स है। ओके, Okay, sir. Yeah. अभी डेटा एनालिसिस के अंदर और भी चीजें हैं, अभी जैसे डेटा विजुअलाइजेशन भी इसी के अंडर में आने वाला है। अब डेटा विजुअलाइजेशन को मैं एक अलग जॉब नहीं कहूंगा, हाँ एक टास्क जरूर है, वो डेटा एनालिसिस का ही है। लेकिन अगर आप ग्राफ बिल्ड करते हैं, आप पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार प्लॉट कुछ भी बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। ओके, सो डेटा विजुअलाइजेशन ऑल्सो कम्स अंडर दिस थिंग। नाउ अब डेटा प्री प्रोसेसिंग भी हम लोगों के पास दो तरीके से चलती है। एक डेटा एनालिसिस के साथ जो आप कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसको क्लीन कर रहे हो ताकि आप ईडीए कर सको। अब जो हम डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात करने वाले हैं, दैट इज फॉर मशीन लर्निंग ओनली। अब ये है जो हम लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। ओके, अभी हम लोगों के पास डेटा आ चुका है, कलेक्ट हो चुका है, क्लीन भी हो चुका है, बट द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू राइट नाउ इज दैट आर रिलेटेड टू डेटा प्री प्रोसेसिंग फॉर मशीन लर्निंग। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक लिख कर आऊंगा फॉर मशीन लर्निंग। अब मैं मशीन लर्निंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब डेटा एनालिसिस में कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग वहां पर भी है, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग वहां पर भी है, बट जो फीचर आप मशीन लर्निंग को पास करोगे, क्या वो फीचर मशीन लर्निंग लगाने के लिए एप्लीकेबल है? मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर जॉब्स के नेम लिखे हैं। जॉब्स के नेम मतलब कि उसमें लिखा हुआ है कि ये एडमिन है, ये मैनेजर है, ये पर्टिकुलर है, ऐसे करके मेरे पास जॉब्स लिखी हैं। अब मुझे जाकर उन जॉब्स पे एनालिसिस करना है कि सबसे ज्यादा किस कैटेगरी की जॉब्स हैं। तो
ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि मैं जाकर देख सकता हूँ सबसे ज्यादा किस कैटेगरी की जॉब्स है, आई कैन प्लॉट देम ऑन ग्राफ। टॉप 10 जॉब्स मैंने प्लॉट कर दी जाकर। क्या मैं मशीन लर्निंग में पास कर सकता हूँ इस डेटा को? क्या आप किसी टेक्स्ट को मशीन लर्निंग में डायरेक्टली पास कर सकते हो? And even to make this thing more clear, let me take one example. Suppose मेरे पास ना COVID-19 का डेटा है, ओके। नाउ आई हैव दिस COVID-19 डेटा और इसके अंदर मेरे पास क्या क्या कॉलम है? These are the column: age, gender, fever, body pain, running nose, difficulty in breathing, nasal congestion, sore throat, severity level, contact with COVID patient, and finally infected. मेरे पास ये कॉलम है। अगर मुझे इस पे डेटा एनालिसिस करना है तो क्या डेटा एनालिसिस करने के लिए मुझे अभी है ना डेटा बहुत परफेक्टली है, मतलब क्लीन है और मुझे कुछ इसमें क्लीनिंग करनी नहीं है। आई हैव दिस डेटा क्लीन, मैं इस पे डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ? एनालिसिस कर सकता हूँ, विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ। नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन आई अप्लाई मशीन लर्निंग ऑन इट? मशीन लर्निंग लगाने से क्या मतलब है कि आपको इन्फेक्टेड की प्रेडिक्शन निकालनी है कि वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट। ओके अब वो निकालने के लिए आपको पैरामीटर्स दिए गए हैं: जेंडर, फीवर, बॉडी पेन, 10 मतलब यस और नो, रनिंग नोज, डिफिकल्टी सब एंड ऑल, सिवियरिटी, कांटेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या हम डायरेक्टली इस पे मशीन लर्निंग लगा पाएंगे इस डेटा पर? No, sir. We have to do encoding here. एग्जैक्टली अब ये जो डेटा प्री प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर मशीन लर्निंग। और उसके भी स्टेप्स है कि आपको डेटा को जाकर क्या करना है। मैं ऐसे बोलूंगा कि आप लेबल एनकोडिंग करते हैं और आप वन हॉट एनकोडिंग करते हैं, वन हॉट एनकोडिंग, एंड यू देन परफॉर्म फीचर स्केलिंग, जिसके दो पार्ट होते हैं। आइदर वी परफॉर्म नॉर्मलाइजेशन और वी परफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन। तो दो टेक्निक होती हैं इसके लिए। एंड फाइनली देयर इज अ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, कि आप अपने डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड करते हो। यहां से वो मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजीज शुरू होती हैं। तो अभी तक तो हम मशीन लर्निंग तक गए ही नहीं थे। डेटा साइंस की लाइफ साइकिल में मशीन लर्निंग तो बहुत बाद में आता है। मशीन लर्निंग तो लाइक 30-40% इज मशीन लर्निंग। 60% क्या कर रहे हैं? डेटा पे एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग कर रहे हैं। 40% यू आर अप्लाइंग मशीन लर्निंग इन द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। I hope you all are getting this thing clearly. Now comes your machine learning. इसके बाद जाकर हम लोग बात करते हैं मशीन लर्निंग के, और उसके अंदर फिर आप इसको डिवाइड करते हो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड एंड ऑल। Any question, query, doubts, anything till now? So am I clear to everyone? ये सब लोगों को समझ आया अच्छे से? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज आस्क। लाइक इफ यू वांट टू पुट योर पॉइंट इन समवेयर कि आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, सो वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। It's clear, sir. ओके सो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू नाउ। अब हम लोगों को लाइफ साइकिल तो समझ आ गई है। अच्छा अभी मशीन लर्निंग पर चीजें खत्म नहीं होती हैं। ओके हम लोगों ने बात की यहाँ पर कि आपने मशीन लर्निंग लगाया। नाउ कैन समवन टेल मी कि मशीन लर्निंग लगाने के बाद क्या करते हैं? व्हाट शुड वी डू हियर? क्या करें हम? मशीन लर्निंग लग गई, मॉडल ट्रेन हो गया, प्रेडिक्शंस आ गई, नाउ व्हाट? हाँ जी बताइए भाई, एनीथिंग कि लाइक अब मशीन लर्निंग लग चुकी है, मॉडल ट्रेन हो गया, प्रेडिक्शन हो गई, क्या खत्म या व्हाट नेक्स्ट? We have to check the validity of the prediction. Validation, we have to perform that.
And what is that exactly? Like validation मतलब exactly क्या? Sir, accuracy of the prediction. Okay. हाँ ठीक है, ये हो गया, अब एक्यूरेसी आ गई, वी आर गेटिंग अ परफेक्ट 98% एक्यूरेसी. नाउ व्हाट? इज इट डन? या अब कुछ और तो करेंगे ना, मशीन लर्निंग लगाया क्यों था हम लोगों ने, वो तो सोचना है. See, then we will check the unknown cases for this model. Basically तो हमने unknown data के लिए ये मॉडल ट्रेन किया है ना. बेसिक पॉइंट इज कि हम लोग मशीन लर्निंग जब लगाते हैं, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट फर्स्ट, कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई एप्लीकेशन है, कोई प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे मशीन लर्निंग की जरूरत है. नाउ फाइनली यू हैव टू डिप्लॉय, Sir, यू we हैव टू can लर्न टू apply, डिप्लॉय. या right? We एग्जैक्टली, can यू हैव apply टू. the algorithms to deploy some module or some application. एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट. अब आपने मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया, प्रिडिक्शन किया, एक्यूरेसी आ गई, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट व्हाट इज द एंड आउटकम? क्या मेरा रिजल्ट एक्यूरेट, मतलब सिर्फ मुझे 98% लाइक खत्म करना है? नहीं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिप्लॉय द मॉडल, यू हैव टू अप्लाई इट समवेयर. आप उसको किसी ना किसी मोबाइल, वेब, किसी ना किसी चीज के साथ तो यूज करोगे ना, इंटीग्रेट करोगे ना. दिस इज द फाइनल थिंग देन. Okay, so that is the complete life cycle of data science. Okay, any question, query in this? So I think we can move now. आगे बढ़ सकते हैं अभी हम लोग. अब finally we'll be talking about the next thing, कि अब data पे काम करने के लिए हमें अब obviously we cannot go through with all the data collection techniques. जितना हम लोगों के पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्क्रैपिंग की है और कुछ फाइल्स को रीड करना सीखेंगे. So the next thing is, so here we are going to talk about the packages that we are going to learn for data analysis and visualization. So first we need to learn the NumPy, then we need to learn Pandas, then Matplotlib. So this is the requirement to perform data analysis and visualization. और Matplotlib के साथ अगर आप Seaborn जैसा कोई पैकेज भी यूज करते हो, that is like beautification of the graph, कि like आप at the end अपने ग्राफ को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो. For that purpose we have this. So I think we are clear with this, कि अब हम लोगों ने ये स्टार्ट करना है और क्या क्या हम लोगों को पता है. We are exactly perfectly fine with all these things. तो let's start. सबसे पहले numpy समझना शुरू करते हैं. What is numpy और पढ़ना क्यों है? क्योंकि हम लोगों को जितना भी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है उन सब चीजों के लिए Python provides you these packages: numpy, pandas, matplotlib. Okay, so let us start with this numpy. Now what exactly numpy is? That is numerical Python. NumPy का मतलब क्या है? Numerical Python for the numerical calculation, mathematical computations and all. Plus it is used to create n dimensional array. अगर आपको array के ऊपर काम करना है, क्योंकि Python में तो array नहीं था, Python में list होती है. Now if you want array, कि आपको array चाहिए और array के अंदर ही आपने calculations करने हैं, so for that you need to learn NumPy. उसके लिए फिर हम लोगों को NumPy पर काम करना होता है. Okay. Okay, now after this start करते हैं इसको. तो let us go to the Google Colab. Okay, so first of all, in order to implement the NumPy, we need to import it. उसको implement करने से पहले हमें import करना पड़ेगा. That is import NumPy as np. तो उसको shortcut हम लोग जो बोलते हैं वो np बोलते हैं. That is just the standard. ऐसे जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो np की जगह, whatever you like. Okay, so let's wait for few seconds. It is going to connect. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंपोर्ट दिस numpy. सबसे पहले हम लोग numpy इंपोर्ट करके रख लेना है. अब numpy इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले जो हम लोगों को सीखना है वो है ways to create array in numpy.
ओके, इसका मतलब क्या है कि आप एरे कितने तरीके से बना सकते हो यूजिंग numpy, हाउ मेनी वेज यू हैव. सो द फर्स्ट वन इज np डॉट एरे, और एरे के अंदर जाकर आप अपना डेटा स्टोर करके आ जाते हैं. ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ numpy एरे. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम लोग एरे बिल्ड करते हैं कोई भी, तो अब लिस्ट में क्या होता है पाइथन में कि आप मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करा लेते हैं. व्हाट इफ आई डू द सेम थिंग हियर, कि मैं यहां जाकर भी अगर ऐसा कुछ करके आ जाऊं तो क्या होगा. तो हमारे पास इंटीजर है पहले कुछ, एंड देन एट द एंड आई हैव टू वैल्यूज दैट आर फ्लोट डेटा टाइप, जो कि फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यूज हैं. सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, अगर इसको चलाते हैं, तो अब आप ध्यान से देखें तो व्हाट इट एग्जैक्टली डिड हियर इज, इसने सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है. इट हैज कन्वर्टेड ऑल ऑफ देम टू फ्लोट. Okay, so it means array will only handle similar type of data. Array सिर्फ एक ही तरह का डेटा हैंडल कर सकता है, either it is a string or it is float or it is int, सब एक जैसे होने चाहिए. Okay, and it completely depends on the precedence, कि आप ऐसा भी पूछ सकते हैं ना कि इसने इनको इंटीजर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इनको इंटीजर में कन्वर्ट करने से डेटा लॉस है, इनको फ्लोट में कन्वर्ट करने से कोई डेटा लॉस नहीं है. ओके, डेसिमल के बाद की वैल्यू तो चली जाएगी ना अगर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा. So this is the thing. तो आपको प्रेसिडेंस समझनी होती है कि whose priority is higher. तो ये सबसे पहला और सिंपल तरीका होता है एरे क्रिएट करने के लिए. Then there is a function known as arange, np.arange. ये है रेंज फंक्शन, बिल्कुल पाइथन के फॉर लूप के जैसा, जिसका मतलब है कि आपको 3 पैरामीटर दिए गए, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. यानी कि आप लूप का स्टार्टिंग पॉइंट बताएं कि लूप कहां से शुरू, एरे कहां से शुरू करना है. इनफैक्ट क्योंकि रेंज और अरेंज एक ही काम कर रहे हैं, तो आपने बताना है कि आप एरे का स्टार्टिंग पॉइंट, एरे का एंड पॉइंट एंड द स्टेप. तो आपने लिखा 1,11, तो 1 से लेकर 10 तक आपको एरे मिलता है. देन यू गेट 1,21,2 या फिर 2, इस तरीके से. तो आप जो भी रेंज में लिखते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल जाता है. आपने लिखा 1,11, तो 1 से लेकर 10, तो रिमेंबर अगर आप 11 लिखते हो तो आपको 10 तक मिलता है, 21 लिखोगे तो 20 तक मिलेगा. और यहाँ पर हमने जो इंटरवल है वो 2 का रखा हुआ है, तो 2 के बाद अब 3 नहीं आएगा, 4 आएगा. Okay, so this is the function number 2, the way number 2 to create the array in numpy. So I hope it is also clear. ये बिल्कुल पाइथन के रेंज फंक्शन के जैसा है. Okay, any query, question, doubt, anything? No question. ओके, तो 2 तरीके हो गए हम लोगों के पास एरे क्रिएट करने के लिए. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन. थर्ड इज टू यूज np.linspace. ऑब्वियसली बहुत सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड्स तो एक साथ नहीं देख सकते, बट वी हैव टू लुक फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. तो np.linspace का मतलब होता है लीनियर स्पेस. ओके, अब लीनियर स्पेस का मतलब क्या होगा. लीनियर स्पेस तो एक ऑब्वियसली स्ट्रेट चीज की बात हो रही है, लीनियर की बात हो रही है यहाँ पर. तो पैरामीटर्स क्या है उसके, तो लेट मी शो इट टू यू. स्पेस लिखते हैं, पैरामीटर्स देखते हैं इसके. तो पैरामीटर्स आर स्टार्ट, स्टॉप, num equals to 50, end point true, return step false, data type none, access 0, return evenly spaced number over a specified interval. तो डायरेक्टली देखते हैं करता क्या है. ओके, यू हैव टू राइट समथिंग रेंज. आपको कोई रेंज लिखनी है, आपको किस रेंज के अंदर एक एरे चाहिए. आपको 2 से लेकर 50 के बीच में कोई डेटा चाहिए. ओके, व्हाट यू वांट इज द डेटा बिटवीन 2 to 50. एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहां जाकर हम लोगों को क्या मिलता है, 2 से लेकर 50 के बीच में इतने सारे नंबर क्यों आ गए, और ये किस बेसिस पे आए हैं, लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया. मैं अगर बोलूं 50 के बीच में नहीं चाहिए, 25 के बीच में चाहिए, तो क्या करता है ये. लेट्स सी. तो हियर वी हैव दिस डेटा. अब हम लोगों के पास 2 to 25 डेटा निकल के आता है. नाउ व्हाट इट मीन्स इज, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों के पास जो डेटा है ना किसी बेसिस पे तो कैलकुलेट किया जा रहा है कि आप इतने नंबर्स कहां से लेके आ रहे हो. सो देयर वाज अ पैरामीटर, इफ यू रिमेंबर, दैट इज द num is equals to 50. ये कहता है देखो, आप जो भी स्टार्ट और स्टॉप बताओगे, whatever the range you are going to provide, I will return 50 numbers in that particular range with equal interval. Equal interval ये अपने आप कैलकुलेट कर रहा है, हम नहीं करेंगे. ओके, आई एम रिपीटिंग द थिंग. ये 2 से लेकर 25 के बीच में 50 रैंडम नंबर, रैंडम नहीं लेकिन लीनियर. ओके, और ये आपको 2 से लेकर 25 के बीच में 50 नंबर रिटर्न करेगा विद इक्वल इंटरवल. ओके, यू कैन चेंज दैट. आपने बोला 10 ही चाहिए,
2 से लेकर 25 के बीच में 10 चाहिए, अब इंटरवल क्या होगा? इट विल कैलकुलेट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। ओके, नाउ इफ यू वांट टू सी कि इंटरवल था क्या, वो देख सकते हैं। सो देयर इज रिटर्न स्टेप इज इक्वल्स टू ट्रू। अब रिटर्न स्टेप ट्रू का मतलब क्या हुआ कि ये आपको, ओह गलत जगह लिख दिया हम लोगों ने, इट मस्ट नॉट बी हियर, इसको एग्जीक्यूट करते हैं एज इट इज। यहां पर हम लोग को लिखना था ये। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक एरे है फ्रॉम 2 to 25 जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे, और रिटर्न स्टेप ट्रू का मतलब कि क्या एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का इंटरवल क्या है, गैप क्या है, दिस इज द गैप। ओके, सो बिटवीन 2 to 25 यू हैव 10 नंबर्स, और यू से मुझे 10 नहीं 15 नंबर्स चाहिए, आपको 15 नंबर चाहिए, तो यू विल बी आल्सो एबल टू गेट दैट। अब 2 से लेकर 25 के बीच में अगर 15 नंबर चाहिए तो दिस इज द इंटरवल इट इज यूजिंग 1.64। ये होता है लिन स्पेस। ओके एवरीवन, इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन इन दैट? ओके, सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर कि लिन स्पेस यानी कि लीनियर स्पेस ने क्या किया है। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, np डॉट जीरोस। ये ना कंप्लीट, अब धीरे धीरे हम मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे, जैसे मैथमेटिक्स के कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं एज आई टोल्ड यू, तो धीरे धीरे हमने क्या करना है, ये आपको मैट्रिक्स वगैरह की तरफ ले जाएगा। तो अभी हमने np डॉट जीरो लिखा तो उसमें जीरो का एरे बन जाता है। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट 5x5 एरे, अगर आप एक 5x5 का एरे क्रिएट करते हो जिसके अंदर ऑल द जीरोस आर अवेलेबल, तो ये हम लोगों का क्या बन जाता है, np डॉट जीरो 5x5, ये आ गया यहाँ पर 5x5 का मैट्रिक्स आ जाता है। सिमिलरली यू कैन हैव दी वंस मैट्रिक्स, आप जीरो की जगह वंस का मैट्रिक्स भी बना सकते हो, इसके अंदर वंस होते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, यू जस्ट नीड टू राइट 5, तो जितने भी डायगोनल होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सब 0 होता है इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस थिंग। बाकी कोई भी अगर आप एरे बिल्ड करते हैं, सपोज आपने ये आइडेंटिटी एरे क्रिएट किया, किसी भी तरह का कोई भी आप मैट्रिक्स बिल्ड करते हैं, यू कैन जस्ट ट्रांसपोज इट। आप उसका ट्रांसपोज करना चाहते हो, व्हाटएवर वी कैन विल बी डूइंग दैट यूजिंग मेथड्स, प्री डिफाइंड मेथड्स है सबके लिए। ओके, एनी Sir, क्वेश्चन, एनी every क्वेरी टिल? value, sir, every value they are taking as float, right? बाय डिफॉल्ट, या वो Like हर किसी zeros, को बाय one. डिफॉल्ट फ्लोट लगा। सो देयर इज दिस डी टाइप। So you can set your data type here, वो default float है, you can set here that I want in np dot int। अब int में भी आप बता सकते हो int 32, int 64, what do you want? So int 32 actually I wanted, but ठीक है चलो int लिख कर आ जाते हैं, वो भी int ही देता है। Okay, so you can change that, वो default float में देता है, क्योंकि as I told you ना, integer और float में precedence जो higher है float का है। Okay, sir. Yes. Okay, or anyone else, any other question? Okay, तो फाइनली वी आर गुड टू नो हियर। अब हम लोगों को यहाँ तक सब कुछ पता चल गया है कि बेसिक एरे वगैरह कैसे बनाना है। अब चलते हैं रैंडम की तरफ। सो देयर इज दिस रैंडम np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। अगर आप रैंडम डॉट रैंडम करते हैं तो इट इज गोइंग टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। ओके, आप स्पेसिफाई कर सकते हो हाउ मेनी रैंडम नंबर्स यू वांट, लेकिन वो होंगे 0 से 1 के ही बीच में। तो आपने बोला 5 चाहिए, तो वो 5 जनरेट करेगा, बट दैट विल बी बिटवीन 0 to 1। ओके, देन यू कैन ऑल्सो टेल, आप ऐसा भी बता सकते हो कि मुझे 5x5 का मैट्रिक्स चाहिए या 4x4 का मैट्रिक्स चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, बट 0 से 1 के बीच में।
ये फिक्स हो गया। ओके, तो रैंडम डॉट रैंडम यूज करते हैं तो वो इसको फॉलो करता है, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अब आफ्टर दैट कि अब ठीक है कि हम लोग को ये समझ आता है कि इट इज वर्किंग लाइक दैट, हमने ये तो समझ लिया। तो ना इसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या करता है, रिटर्न रैंडम फ्लोट्स इन दी हाफ इंटरवल, half open interval alias for random sample to is forwarding to the new random API। तो अब random का तो हम लोगों को पॉइंट समझ आया। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट हम लोगों का आता है random डॉट rand int। अब rand int अगर यूज करते हैं तो यहां से हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंटीजर जनरेट करा सकते हैं रैंडम। ओके, सो इट रिटर्न्स द रैंडम इंटीजर फ्रॉम लो इज इंक्लूसिव एंड हाई इज एक्सक्लूसिव। अगर आपने लिखा कि मुझे 1 से लेके 100 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए, तो इसने क्या बोला कि 1 इंक्लूसिव होगा, 1 भी आ सकता है लेकिन 100 नहीं आ सकता बिकॉज हाई इज एक्सक्लूसिव। अब 1,100 लिखा तो ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बस। आपको कितने चाहिए, 5 चाहिए तो गेट द 5, या आपको एक मैट्रिक्स चाहिए। So let's write here that I want a matrix of 4 by 5. Okay, I hope it is clear to all कि how it is generating, how it is working actually, किस तरीके से हमने methods को use करना है। So any questions, queries? Clear, sir. Okay, so this is the how we generate the array using numpy। अब इसी में से कोई एक वेरिएबल लेते हैं और फाइनली उस पर कुछ थोड़ा काम करना शुरू करते हैं। कुछ मेथड्स हैं, इंडेक्सिंग्स हैं, स्लाइसेस हैं जो पढ़ने हैं। तो पहले हम 1D एरे के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि सपोज इफ यू हैव वन डायमेंशनल एरे और डेटा की इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग कैसे की जाती है। तो डेटा की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करने के लिए आई कैन राइट द सेम थिंग, हम लोग सीख चुके हैं। ओके, लेट मी शो यू द डेटा फर्स्ट। पहले डेटा देख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं एक्स की जीरो इंडेक्स पर क्या अवेलेबल है। सो दिस इज द डेटा, 52 इज एट द जीरो इंडेक्स, -1 पर क्या है, लास्ट एलिमेंट। तो इंडेक्सिंग वैसा ही है जैसे चलता है और स्लाइसिंग भी वैसा ही होगा जैसा हम पहले स्ट्रिंग या लिस्ट के साथ सीख चुके हैं। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज कि इंडेक्सिंग हुआ, स्लाइसिंग हुआ, लेकिन ये वन डायमेंशनल डेटा था। आपके पास हमेशा वन डायमेंशनल तो नहीं होगा, यू विल बी हैविंग 2D डेटा। तो 2 डायमेंशनल के लिए हम पास करते हैं आई हैव 4/6 डेटा। अब देखते हैं क्या होता है। नाउ दिस इज द डेटा वी हैव। अब ये हमारा डेटा है। अब इसमें अगर आप x0 लिखते हैं, व्हाट डू यू थिंक यू आर गोइंग टू हैव, आपको क्या मिलने वाला है, क्या लगता है? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो, एग्जैक्टली। तो अगर आप x स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखते हैं तो यू विल गेट दी फर्स्ट रो, जीरोथ इंडेक्स रो, क्योंकि ये रो वाइज काम करता है, पहले रो आती है फिर कॉलम आता है। अब अगर आप x1 लिख देते हैं तो क्या आपको फर्स्ट कॉलम मिलेगा या फिर क्या मिलना चाहिए? सेकंड रो। ऑब्वियसली कि जो रो फर्स्ट इंडेक्स पर अवेलेबल है दैट इज द सेकंड रो। ठीक है, तो इसमें कोई इशू या ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें समझ ना आए। तो अगर एक वन डायमेंशनल का डेटा होगा तो एलिमेंट रिटर्न होंगे, 2 डायमेंशनल डेटा होगा तो रो या कॉलम रिटर्न होंगे। अब आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो एलिमेंट चाहिए, तो यू कैन गेट दैट कि आपने लिखा 0 तो एक एरे मिला, उसकी भी 0 इंडेक्स पर चले जाओ, आपको मिल जाता है 98। सिंपल इनफ। बट स्टिल व्हाट इफ आई हैव टू फेच द कॉलम, मुझे कॉलम चाहिए 98, 31, 16, 11 चाहिए। अब मैं क्या करूं? सो फॉर दैट वी नीड टू लर्न कि 2 डायमेंशनल डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है। इसके लिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन। कॉलन लिखकर क्या होता है, कंप्लीट डेटा मिलता है एज इट इज, जितना भी डेटा है वो एज इट इज आपको मिल जाएगा। इसके 2 पैरामीटर होते हैं, ये पहला पैरामीटर था, अब ये है दूसरा पैरामीटर। हमने लगाया कॉमा। सबसे पहले हमने कभी भी कॉमा नहीं लगाया स्क्वायर ब्रैकेट में, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर इंप्लीमेंटिंग द कॉमा। कॉलन कॉमा कॉलन। तो पहले वाला जो कॉलन है वो रोज के लिए होता है, दूसरे वाला जो कॉलन है वो कॉलम्स के लिए होता है। तो आपने बोला 0:1,
तो अब इसका मतलब आप किसको स्लाइस कर रहे हो? मैं तो अभी स्लाइसिंग कर रहे हैं। आप इन ऑब्वियसली आप कॉलम फेच कर सकते हो कि आपने लिख दिया यहाँ पर ऑल रोज बट द जीरोथ कॉलम ओनली। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉलम लिखने का मतलब था कि कंप्लीट डेटा आने वाला है, जितनी भी रोज अवेलेबल है सबका। जीरो लिखने से क्या होगा कि सिर्फ जीरोथ रो जीरोथ कॉलम आना चाहिए। तो पहला पैरामीटर रोज के लिए है और सेकंड पैरामीटर कॉलम्स के लिए है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो इस तरीके से मिला, लेकिन आपको चाहिए 2D में, 2 डायमेंशनल। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको स्लाइस कर सकते हो। 0:1 भी करेंगे तो वो स्लाइस करने की कोशिश करता है, तो उसको पता है कि आपने एक ही कॉलम फेच करना है। तो 0:1 लिखते यू विल गेट दी 1 या फर्स्ट कॉलम ओनली। So I hope this is also clear. Okay, any question, any query, anyone? सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए जो आपने ये सेकंड कॉलम वाला बताया ना, एक बार थोड़ा सा प्लीज। सेकंड कॉलम देखो, सबसे पहले हम लोगों के पास रोज तो डायरेक्टली आ ही जाते हैं, है ना? तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखते हैं तो फर्स्ट रो आ जाती है, 0 0 0 लिखते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कॉलम, ओके, इफ यू वांट द डेटा कॉलम वाइज, तो आपको उसके लिए कॉलन कॉमा 0 लिखना पड़ता है। कॉलन क्यों लगाया? क्योंकि सारी रोज चाहिए ना, तो कॉलन लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद कॉमा करना है और आपको कॉलम के लिए इंडेक्सिंग करनी है। अब तो अगर आपको कॉलम की इंडेक्सिंग करनी है तो आप पहले कॉलन कॉमा करेंगे, ओके। और अगर हम ऐसा लिख दें x 0,0, जीरो थ्रो जीरो कॉलम की आप बात कर रहे हो 98। और ये 0:1 का मतलब क्या हुआ? यू आर स्लाइसिंग, आप स्लाइस कर रहे हो तो सिर्फ एक ही कॉलम मिलने वाला है। तो 0:1 लिखकर आपको क्या मिलता है? फर्स्ट कॉलम मिलता है जो 0th इंडेक्स पर अवेलेबल है, ओके। तो इसको एक बार कॉपी करते हैं। ये तो अब हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 0:2 और 0:2। अब इसका क्या मतलब है? व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ इट? The first two rows of first two columns. First two row and first two columns only. Okay. Now I hope things are getting clear. अब अगर आपको कोई बोलता है कि आपको 0th रो चाहिए और फर्स्ट रो चाहिए, अब आप क्या करोगे? आई वॉन्ट दीज टू रो, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो। या फिर कॉलम के लिए मैं बोलूं पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे कॉलम चाहिए, तो क्या करें? दैट इज ऑल्सो सिंपल। आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो। यहाँ पर आपने बोला 0:2, तो अब आपको 0 एंड सेकेंड रो मिल जाएगा, ओके। यू विल गेट दी 0th रो एंड दी सेकेंड रो, ओके। अब आप कॉमा करके कॉलम के लिए भी मेंशन कर सकते हो कि मुझे 0 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए। शेप मिसमैच, 0:2, 0:2, 0,2,4, शेप इंडेक्सिंग 2,3। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि 0th रो चाहिए, 0th row, second column and fourth column. Okay, let's see. ओके, तो ऐसा करते हैं कि अभी हमने क्या लिखा? 0 and 2, 0th row and second row हम लोगों ने फेच किया है ना। तो हम ऐसा करते हैं, लेट्स राइट हियर 0:2 तो मेरे ख्याल से लिख ही सकते हैं, स्लाइस तो इजीली कर ही सकते हैं। एट द लेफ्ट, इस बार इधर ऐसा करते हैं कॉलम, और कॉलम के लिए आपने लिखा कि मुझे 0 कॉलम चाहिए, 2 चाहिए और 4th कॉलम चाहिए, ओके। दैट विल रिटर्न आई थिंक, या। तो अब आपको परफेक्टली डेटा मिल जाएगा। ओके, तो
इस तरीके से आपने कॉलम्स या रोज का अंदर जाकर डेटा फेच करके लेकर आना है। तो अभी अगर आपके पास 1 डायमेंशनल डेटा आता है या 2 डायमेंशनल डेटा आता है, दोनों की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों ही बातें आप समझ चुके हो। Now the next thing we'll be talking about is the methods. अब इसके बाद हम numpy के कुछ necessary important methods की बात करने वाले हैं। Now what these methods are, क्या क्या methods है जिनके बारे में पढ़ना है। वैसे तो डिवाइड कर सकते हो, सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मेथड्स आते हैं, कुछ एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं, देन यू हैव समथिंग टू ब्रॉडकास्ट, एक टॉपिक होता है हम लोगों का। फिर अगर आप इसके अंदर कुछ एरे के अंदर कोई स्टैकिंग करना चाहते हैं या कोई नया रो ऐड करना या कॉलम ऐड करना, तो हाउ वी डू दैट, तो उसके लिए मेथड्स हैं, पढ़ने वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट हियर एक्स, जो कि हम लोग का एरे है। आप np डॉट करके भी लिख सकते हो, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, सबसे पहले np डॉट शेप से स्टार्ट करते हैं। सो आई जस्ट वांट टू सी द शेप ऑफ x वेरिएबल, कि x की डायमेंशन क्या है, शेप क्या है, दैट इज 4/6। इसका ये तरीका भी है, आप x डॉट शेप भी लिख सकते हो। देन इफ यू वांट टू सी द डायमेंशन, सो आई कैन राइट np डॉट dim, सॉरी ndim, सो ndim ऑफ व्हाट, x, यानी कि कितने डायमेंशनल डेटा है, 2 डायमेंशनल डेटा है, वो आपको ndim बताता है। ओके, परफेक्टली फाइन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अभी हम 1 डायमेंशनल डेटा यूज करते हैं। ये क्या है ना, 2 डायमेंशनल डेटा है और अभी हमें यूज करना है 1 डायमेंशनल। द रीजन है सिंपल, कि पहले हम 1 डायमेंशनल डेटा पर एक बार काम कर लें, उससे क्या होगा कि हमें मेथड्स के बारे में पता चल जाएगा, फिर 2 डायमेंशनल डेटा पे उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज करके देख सकते हैं। तो उसके लिए भी हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है x डॉट फ्लैटन। फ्लैटन क्या करता है, आपके डेटा को फ्लैट कर देता है, फ्लैटन एरे में कन्वर्ट कर देता है, वो 2D था वो 1D हो जाएगा। दिस इज द 1 डायमेंशनल डेटा। So I hope this is also clear. ओके, तो अभी फ्लैटन करके हम लोग को 1 डायमेंशनल एरे मिल जाता है। Now on this particular we are going to implement a lot of methods, np.min, np.max, यानी कि बेसिक एग्रीगेट फंक्शन है कि मेरे एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। तो min max निकालना सिंपल था हमारे लिए। देन वी हैव np डॉट, एक काउंट तो अभी यूज नहीं करते, min max के बाद एक सॉर्ट भी कर सकते हो आप इफ यू वांट, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके आ जाता है उसको, सिंपल। तो बेसिक मेथड्स हैं। अब इन्हीं मेथड्स के जैसा एक और मेथड है जिसमें कि एक आता है np डॉट argmax। ओके, अब आपका मैक्स क्या था, मैक्सिमम वाज 8, नाउ दिस टाइम आई हैव रिटर्न argmax, देखते हैं क्या रिटर्न करता है। नाउ इट इज रिटर्निंग 0। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या कह रहा है, 0 मतलब, अगर इसको देखें तो ये हम लोग का एरे अवेलेबल है, यहाँ पर मैक्स वैल्यू इज 98 बट argmax इज 0, इसका मतलब क्या हुआ, It's giving index. एग्जैक्टली। सो argmax हो गया या argmin होगा, तो दे विल रिटर्न यू द indexes, okay, not the data or something, the index of that particular element, कि maximum वाला जो element है वो इस index पर है, minimum वाला जो element है वो इस index पर है। You have the indexes. Now after that min max लगाने के बाद हम सर जैसे हाँ जी आपने इसको सॉर्ट किया था, दैट मीन्स कि वो एक्स में सॉर्ट नहीं हुआ, रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हाँ, वो सेव नहीं होता लास्ट by में आपने default, उसके सॉर्टिंग लिए करी थी ना, मतलब वो सेव नहीं होता ना, यू हैव टू ओवरराइट नहीं अगर सेव करना है। नहीं वो सेव नहीं होगा, तो आपको x वेरिएबल में वापस ऐसे डालना पड़ेगा। ओके, इसमें ये सभी के लिए अप्लाई हो रहा है कि अगर हम एनपी यूज करते हैं तो एक्स में जो भी करे दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द एक्स।
जो शो या होगा। एग्जैक्टली किसी ओके, में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सिर्फ आपको प्रिंट करके शो कर रहा है। एरेज आर लाइक स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है सर, शायद यही कह सकते हैं। नहीं, इम्यूटेबल नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं सपोज आपके पास x की जीरो इंडेक्स पर क्या है, 98 है। अब आपने बोला x की जीरो इंडेक्स पर 98 की जगह 100 डाल दो, तो अब आपने ये किया, चल गया। तो ऐसा नहीं है कि म्यूटेबल है, इम्यूटेबल तो नहीं है, म्यूटेबल है, आपने चेंज किया, हो गया। द थिंग इज कि जब आप np डॉट यूज करके कोई x वेरिएबल पे चेंजेस करते हो, तो वो आपके ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता। आपको अगर अपने ओरिजिनल वेरिएबल में चेंजेस करने हैं, दे आर अलाउड, बट जब हम ये कॉल कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ रिटर्न करते हैं। np डॉट argmax में x पास किया, 0 रिटर्न कर दिया उसने, कहते हैं मैं x में ये मैक्सिमम वैल्यू ये है। आपने बोला np डॉट सॉर्ट x, उसने सॉर्ट करके डेटा रिटर्न कर दिया कि सॉर्टेड डेटा ऐसा दिखेगा, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल डेटा है वो चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल अगर आप करना चाहते हो तो फिर यू हैव टू पुट द वेरिएबल, आपको वेरिएबल में रखना पड़ेगा उसको। इसके एलिमेंट्स का साइज बढ़ा घटा सकते हैं सर? कैन वी इंक्रीज लाइक एडिशन ऑफ न्यू एलिमेंट और डिलीशन फ्रॉम द एरे? हाँ हाँ, बिल्कुल वो करेंगे ना। अभी मैंने बताया था ना, एरे में एलिमेंट्स, रो, कॉलम कुछ भी ऐड करना है तो कैसे करेंगे। ओके, जी सर। ओके, सो नाउ वी हैव टिल हियर, यहाँ तक हम लोग का आर्गमेन, आर्गमैक्स, सॉर्ट, ऐसे ही आर्ग सॉर्ट भी होता है, वो भी इंडेक्सेस रिटर्न करता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं हम लोगों के, मिन मैक्स एंड ऑल। अब कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस की बात कर सकते हैं, सम कर सकते हो आप अपने डेटा का। ओके, वी हैव सिंपली np डॉट सम। बहुत सारे बेसिक बेसिक मेथड्स हैं मैथमेटिक्स के लिए भी। द मेन थिंग इज कि अब हम चलते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स की तरफ, जैसे कि मीन। Once mic is on, please turn it off. Please guys turn your mic off. So are you there, Jyotsna Rathi ma'am? Can someone ask her to mute their mic? ओके सर। So we have this np dot mean. So we are getting the mean of x. You can have the median of x. You can have the standard deviation of x. You can have the variance of x. So I hope we are clear कि आप बेसिक स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को कैसे यूज कर सकते हैं। Jyotsna ma'am, if you can hear me, then please turn your mic off. Sir, let me call and ask her to do so. It's a request to all the participants, faculty members and all. Please make sure कि अगर आप session join कर रहे हैं तो you should be attending the session. Okay. Obviously, she might not be attending. उन्होंने login किया हुआ है. If she can't hear me, obviously she is not hearing. तो make sure कि अगर आप देखो बैठे हो ना, तो please make sure कि आप पढ़ रहे हो. ठीक है? If you are not studying, तो
इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आप सब ज्वाइन करें उसके बाद यू आर नॉट हियरिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग ऑब्वियसली। ओके, क्योंकि देखो ये बिल्कुल ऐसा है ना कि राइट नाउ यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है, और मैं अभी आपको ट्रेन कर रहा हूँ कुछ, देन यू हैव योर ओन स्टूडेंट्स जिनको भी आप ट्रेन करते हो कॉलेजेस में, एंड यू माइट हैव सीन द पर्टिकुलर ऑनलाइन सेशन फेज। आपने देखा होगा सबने कि ऑनलाइन सेशंस कितने मुश्किल होंगे आप लोगों के लिए। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो दैट्स व्हाई दिस इज द थिंग कि जब आप ऑनलाइन सेशन लेते हैं तो इट्स नॉट अ इजी थिंग। इट्स लाइक कि मैं अपने लैपटॉप से बात कर रहा हूँ तो अगर आप अपने लैपटॉप से कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हो, यू ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन, ठीक है। और ऐसे में फिर स्टूडेंट्स का आपको भी पता है डिस्टरबेंस कितना होता है, और फिर उनको हैंडल करना एंड ऑल। सो ऑब्वियसली यू ऑल आर फैकल्टी, सो मेक श्योर कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। Okay, so we have this standard deviation, we have this variance now. Let's talk about few more methods. अभी हम लोगों ने जितना भी कुछ किया है ये सब एक वन डायमेंशनल डेटा पे किया है। Now we are going to talk about the टू डायमेंशनल डेटा। कोई भी टू डायमेंशनल एन डायमेंशनल किसी भी तरह का डेटा है तो उस पे हम लोग मीन, मीडियन, मोड या वेरिएंस कुछ भी जो चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं वो कैसे वर्क करती हैं। उसके लिए हम लोगों ने वापस चलना है, टू डायमेंशनल डेटा को क्रिएट करना है, ठीक है। टू डायमेंशनल डेटा क्रिएट नहीं करते, इसी डेटा को 2D में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फॉर दैट वी हैव np डॉट रीशेप। अब रीशेप हम कर तो सकते हैं, वी नीड टू पास वन शेप हियर कि क्या आपको अपने डेटा की शेपिंग करनी है। तो कैन यू सजेस्ट मी द शेप दैट आई कैन हैव? आप अपने डेटा की क्या क्या शेप रख सकते हो? हम लोगों का जो डेटा था वो 4/6 का था, हमने उसको फ्लैटन किया तो दीज आर दी 24 एलिमेंट्स। In total we have 24 elements in the data. Now the question is, आप reshape की क्या क्या possibilities है जो यहाँ पर रख सकते हो? इसमें भी 12/2। Exactly, it could be 12/2 or 6/4। तो जितना भी है, जो भी अपना 24 का मल्टीपल है, वी कैन पास 12/2, 2/12, 4/6, 6/4। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं। सो लेट्स राइट है 4,6। तो 4,6 लिखने से वो 4/6 में रीशेप हो जाता है। आप उसको 6/4 भी कर सकते हो, 2/12 भी कर सकते हो, 12/2 भी कर सकते हो। ओके, लाइक 12 रो एंड 2 कॉलम्स ओनली। तो इट इज नॉट रीशेपिंग बिकॉज आई डोंट थिंक वी नीड टू पास दिस थिंग इन अ टपल। टपल में पास करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली पास कर सकते हैं। कैन नॉट रीशेप array size into 2 shape 2,12। अच्छा, ओके, सॉरी, आई नीड टू पास फर्स्ट द वेरिएबल। पहले अपना वेरिएबल को पास करें हम कि किसको रीशेप करना है। नाउ इट इज परफेक्ट। तो अभी वो 12/2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यू कैन राइट हियर 4/6। तो वो 4/6 में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑब्वियसली ये डेटा कहीं सेव नहीं हो रहा है। ओके, ये जो एरे हम लोगों का रीशेप होता है, इट इज नॉट सेविंग दिस एनीवेयर। तो आपको ही इसको सेव करने के लिए एक वेरिएबल में रखना है। सो लेट्स से द वेरिएबल नेम इज x। ओके, सो वी हैव रीशेप द डेटा। डेटा रीशेपिंग हो गई हम लोग की, लेकिन डेटा रीशेपिंग में बहुत कुछ है सीखने के लिए। देयर इज वन थिंग वी कैन डू। अब हमने लिखा 4/6 तो चल जाता है, अगर मैं 4/-1 लिख दूं तो क्या होगा? व्हाट इफ आई राइट 4/-1? नाउ व्हाट? नथिंग, वो -1 की जगह अपने आप कॉलम कैलकुलेट कर लेगा। तो यू कैन पुट एनी वन ऑफ द मेंबर, लाइक आप रो को या कॉलम को किसी को भी -1 कर सकते हो, और जिसको भी -1 करोगे दैट विल बी ऑटो कैलकुलेटेड। और वो बहुत ही ऑब्वियस वैल्यू होगी कि 24 एलिमेंट है, आपने बोला 4 रो चाहिए तो ऑब्वियसली 6 कॉलम बनने वाले हैं। सो दिस इज द रीशेप मेथड। तो ये बहुत यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान And sir, जब what भी would happen -1 आएगा if I put -1 in both? तब नहीं चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पता नहीं ना अब रो कितनी कॉलम कितने। एरर आ गया। सो कह रहे कैन ओनली स्पेसिफाई वन अननोन डायमेंशन। एक अननोन डायमेंशन हो सकती है, दो नहीं हो सकते। So you Okay, cannot and if I write 1, -1, then it would create 1 cross 24 matrix. I guess. Exactly. Okay, thank you. और ये सब बहुत कॉमन है,
आगे चल के भी हम लोगों को बहुत देखने को मिलता है इमेजेस के डेटा में, या जब भी हम लोग को डेटा की रीशेपिंग करनी होती है तो 1, -1 कर देते हैं, -1, 1 कर देते हैं कि आप 1D डेटा को 2D में कन्वर्ट करना चाहते हो तब। ओके, सो एनी क्वेश्चन एनीवन? ऑल राइट, सो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू नाउ। अब रीशेप भी करना आ गया हम लोगों को, अब बात करते हैं फाइनली 2 डायमेंशनल डेटा पे कैसे काम करना है। तो वी हैव np डॉट मैक्स निकालना है आपको। सपोज x वेरिएबल से अब क्या आना चाहिए, मैक्सिमम नंबर 100 है अपने डेटा में, यू कैन सी दैट, तो मैक्स हमें 100 मिल जाता है। ओके, लेकिन अब आपको चाहिए हर एक रो का मैक्स नंबर या हर एक कॉलम का मैक्स नंबर। अब क्या करना है, अब आपको जाना है x लिखना है और एक्सेस नाम के पैरामीटर को समझना है। सो देयर इज दिस पैरामीटर एक्सेस की वैल्यू तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ओके, सो आइदर यू कैन पुट द एक्सेस एज 0 और यू कैन पुट दैट 1। अगर आपने लिखा 0 तो अब ये क्या करता है, हर एक कॉलम का मैक्सिमम निकाल कर आपको दे देता है। और आपने लिखा ये np डॉट मैक्स ऑफ x कॉमा x is equals to 1, तो ये हर एक रो का मैक्सिमम निकाल कर आपको दे देता है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि अब आपको अगर रो वाइज या कॉलम वाइज कुछ भी करना है, मीन मीडियन वट एवर यू वांट टू वर्क विद, आपको जिस पे भी काम करना है, आपको मीन पे काम करना है आप मीन पर कर सकते हैं। तो x is equals to 1, तो अब ये हर एक रो का मीन आपको निकाल कर दे देगा। अगर आप x 0 कर देते हैं, यू विल गेट द मीन ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम। तो ये होती है 2 डायमेंशनल डेटा की हैंडलिंग। इस तरीके से आप 2 डायमेंशनल का डेटा हैंडल कर सकते हो। आफ्टर दैट कि अब मुझे डेटा इंक्रीज करना है, मुझे कोई न्यू रो या न्यू कॉलम एड ऑन करना है, तो उसके 2 तरीके हैं। एक होता है वी स्टैक। वी स्टैक मतलब वर्टिकली डेटा को स्टैक करना। अब अगर आप डेटा को वर्टिकली स्टैक करने जाते हैं, ओके, यू आर गोइंग टू स्टैक द डेटा वर्टिकली, एक्स को आपने स्टैक करना है, तो आपके पास कोई ना कोई एक डेटा होना चाहिए। तो सपोज यू हैव समथिंग रैंडम, ऐसे ही कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, एक न्यू रो बिल्ड कर दिया जाकर। हम यूज कर रहे हैं वी स्टैक। takes one position argument but 2 are given, v stack np dot v stack। तो लेट मी चेक, देखते हैं एक बार इसको, और v stack कर देते हैं तो फिर, बट स्टिल लिखना था हम लोगों ने np dot v stack। एक बार चेक करते हैं वापस से, इशू था। ओके, एक्चुअली वो हमें एक ही उस पर पास करना पड़ेगा, माइट बी np डॉट v stack। सो ओके, तो एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है कि एक टपल के अंदर ही दोनों चीजों को यूज करना है। दोनों चीजों को यूज करना है मतलब कि आपका जो एरे होगा वो, दैट इज द x वेरिएबल, उसको पहले आपको एक ब्रैकेट में रैप करना पड़ेगा। नाउ यू विल बी हैविंग योर सपोज y वेरिएबल। अब y वेरिएबल क्या है आपका, np डॉट एरे, और इसके अंदर इतना डेटा है। अब यहां जाकर आपने लिखा y। ओके, एंड द मेथड वी आर यूजिंग np डॉट v stack। अब क्या प्रॉब्लम है, ओके 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 ओके, एक्चुअली हमने v stack यूज किया ना, इसकी जगह पर h stack होना चाहिए था कि हमें हॉरिजॉन्टली डेटा को स्टैक करना है। बट अब हॉरिजॉन्टली करना है तो यू शुड हैव 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 एलिमेंट होने चाहिए। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, the index 0 has size 4 at the array and index 1 has size 1 2 3 4 5 6। वापस ट्राई करते हैं। ओके, दैट इज नाउ फाइन, अब जाकर ठीक हुआ है। तो एक्चुअली हमने लिखा np डॉट वी स्टैक, डेटा को वर्टिकली स्टैक करना है। जो पहले कर रहे थे वो ठीक था, हमने एलिमेंट कम रखे हुए थे। ओके, वी नीड टू हैव 6 एलिमेंट, क्योंकि अब एक कंप्लीट रो इंसर्ट करोगे अगर, तो वर्टिकली स्टैक क्या करता है, आपके लिए एक न्यू रो ऐड करके आ जाता है।
न्यू रो जब हमारे पास ऐड होगी तो उसके अंदर 6 एलिमेंट होने चाहिए क्योंकि टोटल 6 कॉलम है। और अब अगर आपको एच स्टैक यूज करना है यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टैक यूज करना है तो उसके लिए 4 एलिमेंट चाहिए। तो स्टैकिंग इस तरीके से करनी पड़ती है। इनवैलिड सिंटैक्स, एक्स्ट्रा ब्रैकेट है शायद कहीं पर। So there was one extra bracket। अब क्या हो गया इसको, 1 2 3 4। अच्छा 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 सॉरी, अभी हमने वी स्टैक नहीं हटाया यहाँ से, वो एच स्टैक हो जाएगा जाकर ना। ओके ठीक है जी, अभी वो बिल्कुल सही दिखता है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास था np डॉट वी स्टैक वर्टिकली स्टैक करने के लिए, देन वी हैव np डॉट एच स्टैक हॉरिजॉन्टली डेटा स्टैक करने के लिए। तो फाइनली एट द एंड वी हैव दिस वन पर्टिकुलर कॉलम। ये फाइनल हम लोगों के पास एक कॉलम आ जाता है। ओके तो अभी हम लोगों को numpy की काफी चीजों के बारे में आइडिया हो गया है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस क्वेरीज प्लीज आस्क। सर ये वी स्टैक में हम एक रो ऐड कर रहे हैं या कॉलम? एक्चुअली वी स्टैक का मतलब क्या, वर्टिकली डेटा स्टैक कर रहा है। अब है तो हमारे लिए कंप्लीट एक रो, देखा जाए तो इट लुक लाइक अ रो। अगर आप ऐसे देखना शुरू करें, हर एक कॉलम के अंदर एक वर्टिकली डेटा स्टैक हो रहा है एट द एंड। तो मेरे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए। एक है कि वी हैव दिस कंप्लीट रो, एक आपके पास कंप्लीट रो है कि वर्टिकली स्टैक करना मतलब डेटा को वर्टिकली ऐड करना। बट अगर वी स्टैक की डेफिनेशन के वाइज देखा जाए तो वर्टिकल स्टैक का मतलब तो ये हुआ ना, क्योंकि अगर आप एच स्टैक यूज करें तब ऐसे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ इट्स अ रो, बट इट्स अ कॉलम। कॉलम में जाकर ऐड करके आता है नीचे 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 नीचे। ओके एच स्टैक मतलब हॉरिजॉन्टली स्टैक करना है, यानी कि रो के अंदर नेक्स्ट वैल्यू स्टैक करके आनी है। तो इट लुक लाइक कि इट हैज एडेड अ न्यू कॉलम। देखने में क्या लगेगा, एक नया कॉलम ऐड किया है, लेकिन हुआ क्या, रो को स्टैक कर दिया एक नए एलिमेंट के साथ। ओके इसमें सर हम एक नई लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एरे। लाइक अगर मैं सिंपल एक लिस्ट लूं y इज इक्वल टू सम वैल्यू इंस्टेड ऑफ एरे, तो ये लिस्ट को भी ऐड कर रहा है उसमें एरे में। देख, अब इस बार हम y की जगह पर ऐसा ही करते हैं कि यू हैव द लिस्ट। आपने y की जगह पर क्या सिंपल किया, लिस्ट को यूज कर लिया। लिस्ट जी हाँ सर, हाँ, उसको तो भी वो कर रहा डबल है। स्क्वायर ब्रैकेट में होना जरूरी है बस। जैसे सिंगल में भी मैंने जैसे सिंपल y एक वेरिएबल लिया और उसमें एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर ये 1 2 3 4 5 लिखा और जस्ट y को एज एन पैरामीटर पास किया, तो उसको भी कर रहा है ये। आप बोल रहे हो कि मैं एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूं, हाँ ठीक है कर सकते हो हाँ, आपको, क्योंकि एक सिंगल पास करना है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे ऐसा। यहाँ उसको 2D के हिसाब से काम। हॉरिजेंटल में इश्यू आएगा बस, वर्टिकल में तो नहीं आ रहा कोई। हाँ 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 डेफिनेटली। तो इट मीन्स कि लिस्ट कैन आल्सो बी एडेड इनटू एन एरे। हाँ बट वो एरे ही बन जाएगा अंदर जाकर। ओके ओके जी सर, थैंक यू। ओके और एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? नाउ वी आर कंप्लीटेड विद द numpy। numpy हम लोग का हो गया, इसके बाद आगे हम लोग पेंडास की बात करेंगे। ओके सो आई थिंक वी आर क्लियर। तो अभी हम लोगों का ये हो गया सर एक छोटा सा डाउट numpy था, का basic। हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। जैसे अब हमने देखा कि ये लिस्ट को हम एरे में ऐड ऑन कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू अप्लाई द मेथड्स ऑफ एरेज। तो ऐसा क्या डिफरेंस है लिस्ट और एरेज में कि देयर इज अ नीड ऑफ एरे इंस्टेड ऑफ द लिस्ट? Okay. So basically, when we talk about the difference between the array and the list,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लिस्ट, पहली चीज तो अगर आप उसका नेचर देखें तो वो किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर लेता है ना। एरे हमेशा यूनिक है, ये हमेशा क्या रखता है कि सेम टाइप ऑफ डेटा रखता है, बट ठीक है, दैट इज ओके, हम लिस्ट में भी सेम टाइप का डेटा डाल सकते हैं। नाउ द मेन डिफरेंस इज the between the two things, time and space. Okay, time complexity and space complexity of numpy array is much better than the list. Okay, I'll show you how. Suppose you have the numpy array and you want to check the time or the memory taken by, तो obviously time भी faster है, मैं उसके साथ टाइम के साथ नहीं, मैं स्पेस के साथ आपको एक कंपैरिजन दिखा दे रहा हूँ। वन रीजन इज इनफ यू हैव, अब मैं टाइम के साथ भी दिखा सकता हूँ, उसके लिए टाइम पैकेज चाहिए, वो कर सकते हैं, बट स्पेस से भी आप अंदाजा लगा लोगे कि जो स्पेस कम लेगा वो फास्टर ही चलेगा, वो तो ऑब्वियस है। तो इफ यू वांट टू सी द साइज ऑफ, हम लिखते हैं गेट साइज ऑफ द एम्प्टी लिस्ट। अगर एक खाली लिस्ट है तो उसका साइज क्या होता है, पहले ही चेक करते हैं। एक खाली लिस्ट का साइज होता है 72 बाइट का। ओके, सो द एम्प्टी लिस्ट टेक्स एट लीस्ट 72 बाइट। अब अगर बात करें कि एक खाली एरे का साइज क्या होता है, what is the size of an empty array, तो system dot get size of पे आपको बताता है कि अगर आपका एरे खाली है तो 96 बाइट लेता है। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया, तो गलत हो गया। अब हमने क्या बात की थी कि लिस्ट जो है वो स्पेस ज्यादा लेने वाला है लेकिन एरे कम। ठीक है, लेकिन अब जस्टिफिकेशन क्या है कि अगर मैं इसके अंदर डेटा ऐड करना शुरू करता हूं, सपोज यू हैव एडिड वन एलिमेंट ओनली, आपने सिर्फ एक एलिमेंट डाल देना। अब एरे का साइज देखते हैं क्या बन जाता है, 80, 72 से सीधा 80। इसका मतलब इसने क्या किया, एक इंटीजर के लिए कितना बढ़ाया, 8 बाइट, 8 बाइट्स फॉर वन इंटीजर। सेम इंटीजर यहां भी पास करते हैं, देन सीधा साइज। इसने क्या किया, 104। अब इसके पास भी कुछ ऐसा आना शुरू हुआ, तो अब यहां तक तो ठीक है कि दोनों का साइज सेम हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब साइज इंक्रीज करने के लिए यहां पर एक लूप लिख देते हैं, आई फॉर आई इन रेंज 100, कि अगर मेरे पास 100 एलिमेंट होंगे एक लिस्ट के अंदर तो साइज चला जाता है 920 बाइट तक। और यही चीज यहां पर करता है कि इफ आई हैव 100 एलिमेंट्स देन व्हाट इज द साइज। आपने देखा यहाँ थोड़ा साइज कम हो गया है, मतलब कि जब एरे के अंदर डेटा इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे साइज कम होता है, और इनफैक्ट वो एक टाइम ऐसा आएगा हाफ रह जाता है। मैं अब 1000 एलिमेंट पे जाकर देखना चाहता हूँ कि 1000 एलिमेंट्स पर साइज कितना है, 9032। यहां देखें 1000 एलिमेंट्स पर कितना है, 8096। 10,000 पर देखते हैं, 87632। अब देख रहे हो, और ये भी गूगल कोलैब की वजह से हो रहा है। आप अपनी मशीन में अगर चेक करोगे ना, इन योर लैपटॉप यू विल गेट द साइज हाफ, आपको आधा साइज मिलेगा। Sir, kindly repeat. Okay. I could not understand. How you will be? Can you I'm please saying कि repeat it? हम लोगों के पास I'm saying कि हम लोग एक्चुअली ये चेक कर रहे हैं कि लिस्ट या नंपाई एरे कि लिस्ट ज्यादा साइज लेता है या एरे ज्यादा साइज लेता है। तो इसके लिए गूगल कोलैब पे अगर आप साइज चेक करोगे तो माइट भी आपको ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, 80 और 87,000 का डिफरेंस है। बट इफ आई टॉक अबाउट द सेम थिंग इन द पाइथन इंटरप्रेटर और जुपिटर नोटबुक, देन यू विल बी एबल टू गेट द डिफरेंस, तब आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब डिफरेंस का मतलब देखो, मैं आपको वही कर देता हूँ सीधा। तो यहां पर चलते हैं और चेक करके आते हैं। नाउ यू हैव द एरे, एरे नहीं, इनफैक्ट सबसे पहले साइज पैकेज की जरूरत है हम लोगों को। np डॉट एरे लेते हैं हम लोग एक, या फिर ऐसा लिखते हैं डायरेक्टली यहीं पर चलते हैं कि हम लोगों ने जो अभी अभी किया उसी को कॉपी कर लेते हैं, कि जो खाली हम लोगों का 56 बाइट लेता है और खाली जो एरे होता है वो 96 लेता है। अब एक एलिमेंट इंसर्ट किया, सपोज आपने 5 तो 64 बाइट हो जाता है, या उसको पहले खाली रहने देते हैं, 56 रहता है, पेस्ट करते हैं, देन यू हैव सपोज 5 रिटर्न हियर, 64 हो जाता है, दैट इज ऑब्वियसली 8 बाइट्स। अब ये 96 से कितना होता है,
ये 100 होता है। इस बार आपने डिफरेंस देखना, पहले ही आपने देखा 4 बाइट कम है, अब आपको ना डबल नजर डिफरेंस आने वाला है जब मैं बहुत सारा डेटा ऐड करने वाला हूँ। सो इफ आई विल यूज दिस डेटा कि मेरे पास अगर 10,000 आइटम होंगे एरे के अंदर, तो व्हाट इज द साइज, इट इज नॉर्मल, यही साइज हम लोगों के पास ऐसे ही कुछ आ रहा है, 87 समथिंग 632 आ रहा है, वहां पे 7616 आ रहा है। आप numpy एरे का साइज चेक करें कि व्हाट इज द साइज ऑफ numpy एरे, दैट इज द हाफ। अब देख रहे हैं आप कितना बड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया है, क्योंकि जब numpy एरे मैं अपने नॉर्मल जुपिटर नोटबुक में मशीन में यूज कर रहा हूं, तो व्हाट इट इज डूइंग, इट टेक्स ओनली 4 बाइट पर इंटीजर। ठीक है, गूगल कोलैब पे नहीं है उतना, गूगल कोलैब पे एक पर्टिकुलर मेमोरी के बाद वो डिफाइन करना शुरू करता है, कम करना शुरू करता है, बट इन योर इन पर्टिकुलर सिस्टम यू कैन सी, यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस क्लियरली, कि वो सीधा हाफ ऑफ द बाइट्स पे आ जाता है। So it means that the memory allocation by Google Colab is different from the local machine. बेसिकली गूगल कोलैब की अगर हम लोग बात करें, इट इज यूजिंग द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द गूगल। और यहाँ पर एक चीज का डिफरेंस और भी आएगा आगे चल के, कि सपोज यू आर यूजिंग अ 32 बिट मशीन तो भी रिजल्ट अलग आता है, और 64 बिट मशीन यूज करते हैं तो भी रिजल्ट अलग आता है। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, कंक्लूजन क्या होगा कि numpy एरे हर जगह आपको कम ही साइज लेता हुआ नजर आने वाला है। ओके अब कोलैब पे जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, वी कैन से दैट। मशीन में डायरेक्टली सपोज आई हैव 64 बिट मशीन, मैं देख सकता हूँ डायरेक्टली हाफ आ जाता है। ओके माइट भी अगर 32 बिट मशीन पे देखें तो कुछ और डिफरेंस हम देख सकते हैं। तो ये चीजें होती है, बिट टू बिट, ओएस टू ओएस वेरी करती है। ओके So it means the Python is behaving differently from platform to platform regarding the memory. रिगार्डिंग द मेमोरी, हाँ हर किसी के लिए नहीं, बट फॉर फ्यू ऑफ द थिंग्स बिल्कुल बोल सकते हैं। क्योंकि जैसा अभी हम लोगों ने देख ही लिया ना यहाँ पर, कि अगर मैं चलो सपोज लिस्ट की ही बात करते हैं, कि कोलैब पे Yeah. अगर मैं देखूं, लिस्ट तो एक प्रीडिफाइंड टाइप ऑफ डेटा है, तो 72 बाइट लेता है, लेकिन यहाँ पर 56 बाइट है मेरी सिंपल लोकल मशीन में। Yes. और अगर आप इसको 32 बिट पे देखेंगे तो माइट बी यू विल गेट दी हाफ ऑफ द साइज, आपको 56 भी नहीं मिलेगा, 26 7 जो भी मिलेगा वो 28 मिलेगा आपको, माइट बी फिर। Yes. तो वो वेरी So करती it हैं फिर means चीजें, it means डिपेंड if I करता है, उसको develop, डिपेंड करता है। जी sir, if I develop some application on like say local Jupyter and if I deploy that application on some Google Colab or some other platform, so maybe the memory requirement differs or the remain same. मेमोरी का डेफिनेटली इम्पैक्ट है, क्योंकि अभी सेम ही कोड में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ना, तो यू कैन सी द डिफरेंशिएशन क्लियरली। तो इन केस अगर मुझे किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे पहले उसका डेस्टिनेशन जहाँ पे डिप्लॉय करना है उसकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि वहां पर क्या मेमोरी लेता है, तभी मैं उसको कमिट कर सकता हूँ कि हाँ। जी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कोलैब है अगर हम लोग के पास, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गूगल कोलैब, तो वो तो बेसिकली हम लोग का सिर्फ एक नोटबुक बनाने का प्लेटफॉर्म हो गया। नाउ इन ऑर्डर टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन थिंग, तो वहां पर सिर्फ दो ही तरह की मशीन होगी, या तो 32 होगी या 64 बिट होगी। ओके तो अब मेरे पास जो भी बिट मशीन होगी, जिस भी तरह का ओएस होगा, तो हमारे पास जितना भी मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा, वो ऑब्वियसली 100% तो नहीं हो सकता सबका सेम, है ना। हम देख ही रहे हैं पाइथन का नेचर, कि अलग अलग ओएस में मुझे वो अलग अलग तरीके से शो कर रहे हैं चीजें। ओके yes sir, thank you sir. So I think we should continue next topic please. Thank you sir. बेसिकली प्रॉब्लम है, बिल्कुल है मेमोरी का। अगर मैं कभी आपको अगर बताऊं व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पाइथन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द स्पीड एंड द मेमोरी। ये इसके सबसे दो मेजर ड्रॉबैक है। ओके So तो अगर आप speed is अपनी also मशीन पे slow. चेक करेंगे तो Speed is also slow or yeah, is it faster than other languages? सॉरी, As you said the speed and memory दोनों इश्यू है, तो क्या स्पीड भी स्लो है पाइथन की या बेटर है अदर देन लैंग्वेजेस? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे हम लोग डायरेक्टली इंटरप्रेट करते हैं और हम कंपाइल नहीं कर रहे हैं, तो बाइट कोड जनरेट हम नहीं कर रहे हैं, होता है डेफिनेटली कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे बैठी हुई है पाइथन, तो कन्वर्जंस, द स्टेप ऑफ कन्वर्जंस थोड़े ज्यादा है, कि उसके एक अंदर JIT कंपाइलर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो बीच में बैठा हुआ है, उसकी वजह से क्या एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है जहां पर चीजें कन्वर्ट होती हैं लो लेवल की तरफ।
तो बाकी प्रोग्रामिंग में वो नहीं होती, तो बाकी प्रोग्राम से थोड़ा स्लो है। थैंक यू सर। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत माइन्यूट स्लो है। लेकिन ऐसे ही अगर आप लिस्ट और इसको कंपेयर करेंगे, यू विल बी एबल टू सी कि जो हम लोगों का एरे होगा वो लिटिल बिट क्या काफी फास्टर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो होती है इसके अंदर एक इजी स्टेप होता है कि विदाउट लूप भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर सपोज आपके पास दो लिस्ट है, यू हैव x इज इक्वल्स टू दिस, जिसमें हम बनाते हैं एक लिस्ट बनाते हैं एंड द रेंज इज 1,100। ठीक है, सिंपल है। देन यू हैव y इज इक्वल्स टू लिस्ट, द रेंज इज 1,100। अब आपके पास एक नई लिस्ट चाहिए आपको, यू वांट अ न्यू लिस्ट x z, उसमें क्या होना चाहिए, एलिमेंट वाइज एडिशन होना चाहिए। ओके, 1+1 2+2 3+3 4+4 ऐसे करके, या आपके पास 100 to 200 है, तो अब 100+1 फिर 101+2 ऐसे करके एडिशन होना चाहिए पूरा। तो फॉर i इन रेंज चलते हैं लेंथ ऑफ x तक, और z में जाकर क्या अपेंड, z में जाकर अपेंड करना है हमें कि x ऑफ i प्लस y ऑफ i, और यहां जाकर लिखते हैं z डॉट अपेंड। इससे कोई टाइम ज्यादा ऐसे लेना नहीं है, बेसिक सी कैलकुलेशन है। अब टाइम कैलकुलेट अगर आप करना चाहते हो उसके लिए पहले एक पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं टाइम पैकेज। अब यहां जाकर लिखते हैं टाइम डॉट टाइम, ये क्या देता है आपको, स्टार्टिंग टाइम देता है। अब आपको क्या चाहिए, एंड टाइम चाहिए, वो भी आपको टाइम डॉट टाइम लिखकर मिल जाता है। सो यू हैव द टाइम। अब आप टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी एंड माइनस स्टार्ट, तो आप प्रिंट करके आ सकते हैं टोटल टाइम टेकन बाय दिस कैलकुलेशन। सो द टोटल टाइम टेकन इज टोटल। एग्जीक्यूट करते हैं। अब बहुत फास्ट हो गया तो वैल्यू भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेटा इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही यहां पर भी 1 कॉमा समथिंग ही कर देते हैं। ओके, तो अभी 0.01 सेकेंड और डेटा इंक्रीज करते हैं। नाउ इट इज टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम, इसने 1.4 सेकेंड्स लिए इस बार। अब अगर आपने एक और जीरो ऐड कर दिया तो जस्ट इमेजिन क्या होगा, और ज्यादा टाइम 4-5 सेकेंड्स ले सकता है। और ये भी आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट योर प्रोसेसर इज। ओके, तो इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट मच टाइम, ज्यादा टाइम ले रहा है थोड़ा। अब यही इतने ही बड़े डेटा का एडिशन मुझे करना है किसके साथ, एरे के साथ। ओके, यू हैव एक्स वाई जेड, आप एक्स वेरिएबल को रखो, वाई वेरिएबल को रखो। आपके पास लिस्ट है, लिस्ट रखें, आप उसको एरे में डाल दें बस, टाइप कास्ट इट टू दी एरे। ओके परफेक्ट, अब मेरे पास x और y दो एरे आ जाते हैं। आपको z चाहिए, आप जाकर लिख दो z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड खत्म, नो लूप नथिंग। वो एलिमेंट वाइज एडिशन करके आ जाएगा आपके लिए तब भी। अभी हमने एरे इतना बड़ा इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइजेशन का टाइम जरूर जाएगा, वो तो दोनों में सेम जाएगा, बट कैलकुलेशन का टाइम देखें तो इट इज ऑल्सो टेकिंग फ्यू सेकेंड, 1.6 सेकेंड। जस्ट लुक एट द आउटकम। लिस्ट ने कितना टाइम लिया है, 19 सेकेंड लिया इस डेटा को ऐड करके नया लिस्ट रिटर्न करने में। पाइथन ने क्या किया, इसने एरे ने क्या किया है, डायरेक्टली इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, x प्लस वाई एरे प्लस एरे कर दिया, तो एलिमेंट वाइज एडिशन हो गया, उसमें टोटल 1.6 सेकेंड लगे इसको। सो दैट्स हाउ वी कैन मेजर कि कितना टाइम लगता है उसको। So finally we can convert back it into a list, the array. Sir, सॉरी, फाइनली वी कैन convert this array into back into the list. सर क्या मैं फाइनली इसको दोबारा से जो एरे आया है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो अभी बस ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हम लोगों का फॉर द numpy। ओके, और एनी अदर क्वेश्चन, कुछ और किसी का डाउट, क्वेरी, एनीथिंग?
or if no questions are left, then we can start with the pandas. Okay, we'll be starting with the pandas then. Now, pandas is the major library in Python that is going to be used for the data analysis or EDA purpose. EDA के लिए अब जो implement हम कर रहे हैं वो pandas पैकेज है exploratory data analysis के लिए. So it is going to offer you two type of data. एक होता है series, एक होता है data frame. This is the data structures now. अब हम लोगों का जो data structure है वो ये है. एक series होती है और एक data frame होता है. Series हैंडल करती है वन डायमेंशनल डेटा को, डेटा फ्रेम हैंडल करता है टू डायमेंशनल डेटा. ओके, तो मेजरली या तो वन डायमेंशनल डेटा आपके पास या टू डायमेंशनल डेटा. 3D 4D के लिए एक्सपेरिमेंटल है, कोई वर्किंग अभी नहीं है. तो हम लोगों के पास मेजर दो तरह का डेटा जो डेटा स्ट्रक्चर होगा वो दो तरह का होगा, आइदर सीरीज और दी डेटा फ्रेम्स. ओके, तो लेट्स इंपोर्ट pandas एज pd. अब pd के अंदर हम लोगों के पास एक रीड तो नहीं, खैर, तो pandas को हमने इंपोर्ट किया और pandas को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग ऐसा करते हैं pd डॉट सीरीज बिल्ड करते हैं. तो जब हम एक सीरीज बिल्ड करके आते हैं तो सीरीज के साथ आप कोई भी लिस्ट, टपल, कुछ भी पास कर सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा. इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू अ सीरीज. तो लेट अस से हम लोगों ने लिखा दिस इज द सीरीज, सिंपल, दैट्स इट. ये सीरीज आ जाती है हम लोगों के पास. इसके अंदर हम लोग जाकर इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं. इंडेक्स करने का मतलब है कि इंडेक्स इक्वल्स टू, अब इंडेक्स इक्वल्स टू मतलब ये जो 0 1 2 3 आ रहा है ना, उसकी जगह वी कैन पास एनी अदर थिंग लाइक ए बी सी. अब सपोज आपने 4 पास कर दिया तो आगे नहीं किया तो दैट्स नॉट अ फेयर थिंग, आपको सबके लिए करना पड़ेगा फिर. ओके, तो अभी हम डेटा भी 4 तक ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते. दिस इज व्हाट सीरीज इज. वन डायमेंशनल डेटा ऐसा ही होता है. आप टू डायमेंशनल नहीं बना सकते, यू कैन नॉट हैव मल्टीपल कॉलम, क्योंकि 2D डेटा बनाना मतलब रो एंड कॉलम दोनों में काम करना. ओके, सो गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, इज दैट क्लियर? सबको समझ आई ये बात? क्लियर सर. सो फाइनली वी हैव दिस सीरीज हियर. और आगे बढ़ते हैं अभी pd डॉट डेटा फ्रेम की तरफ चले. पहले डेटा फ्रेम से भी पहले हम कुछ और चीजें कर सकते हैं. सपोज देयर इज सम डेटा कि numpy यूज कर लेते हैं उसके लिए, numpy एज np एंड देन np डॉट random डॉट rand int 1 18 50 50. इसका मतलब क्या है? सपोज आपके पास एज टाइप का कुछ डेटा, एज टाइप मतलब कि आपके पास कुछ एज अवेलेबल है, अलग अलग लोगों की एज का डेटा आपके पास. यू कैन सिंपली क्रिएट अ सीरीज फॉर दैट. ओके, सो सीरीज एक वेरिएबल लेता है. तो जब आप एक सीरीज बनाते हैं ना तो उसमें ऑब्वियसली वन डायमेंशनल डेटा है, लेकिन अब इस सीरीज के अंदर से डेटा कैसे निकाले? आप सीरीज को कंप्लीट प्रिंट कर दोगे तो 50 एलिमेंट प्रिंट कर देगा जाकर, और 50 की जगह अगर 50,000 होंगे तो हम सारे एलिमेंट्स तो प्रिंट नहीं करेंगे ऑब्वियसली. नाउ यू ट्राई टू प्रिंट कि इस सीरीज की 0th इंडेक्स पर क्या है वो मिल जाए हम लोगों को. वी कैन इजीली गेट दैट. या फिर मैं स्लाइसिंग करना चाहूँ कि लाइक स्लाइस करके आते हैं 0 से लेकर 5 तक डेटा चाहिए, वो भी आपको परफेक्टली मिल जाता है. बिल्कुल numpy array के ऊपर बनी हुई एक लेयर है ये. ओके, व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग इज कि numpy array है आपके पास बैकएंड पे. अगर आप सीरीज के मेथड्स भी देखोगे ना तो numpy array की ही मेथड्स हैं इसके पास. ये देखें, ऑल दीज सर, मेथड्स आर ऑफ numpy. कुछ, हाँ जी मैम. क्या हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी सीरीज बना सकते हैं, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से हमें डेटा लेना हो, अगर किसी उससे वैसे ले सकते हैं डेटा, बट रॉ डेटा मैम का? आपके पास एक ही वेरिएबल हो सकता है ना फिर उसका, या तो x हो सकता है या y हो सकता है. मतलब इसमें ऑप्शन है कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन से अपना सीरीज क्रिएट कर सके, अपना एक डेटा, मतलब रॉ डेटा क्रिएट कर सके, करना है तो कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि इस, और इसमें इसके ऑप्शन की कोई वो नहीं है कि मतलब इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन हमें मिलेगा, वो हम बिना उसके भी कर सकते हैं.
जैसे ना अभी स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स नाम का भी पैकेज है, वो और बेटर है, नहीं तो numpy तो है ही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, वो ज्यादा बेटर है फिर यूज करना। आप उसको देन कन्वर्ट भी कर सकते हो। अब बस प्रॉब्लम ये ना कि अगर आप देखो सीरीज देखोगे तो एज आई टोल्ड यू कि सिंगल कॉलम कंटेन करता है, तो आपके पास एक सिंगल कॉलम की जो वैल्यू है उसको आप प्लॉट कर सकते हो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के साथ। ओके, सो सीरीज विल ऑलवेज बी सिंगल कॉलम बाय, मतलब उसके साथ जो कॉलम रहेगा वो 0 1 से स्टार्ट होगा जो सेकेंड वन। वो चेंज कर सकते हैं, 0 1 की जगह ABCD कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया है यहाँ पर, इंडेक्सेस है वो तो। हाँ फर्स्ट टाइप में, ठीक है, ओके। बट ये इंडेक्स का कोई ऐसा रोल नहीं है ना, इंडेक्स का मैं कुछ कर नहीं सकता यूज, इंडेक्स तो नंबरिंग के लिए हो गया, अब वो कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। बट द पॉइंट इज कि अगर आपके पास है कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा चाहिए, आप उसका जो मेन वैल्यू है, जो y वेरिएबल की उसकी वैल्यू, वो स्टोर करा सकते हो अपनी सीरीज में। सर क्या एक एग्जांपल देख सकते हैं हम उसकी, आप बता सकते हो? ठीक है, मैं दूंगा, जब हम स्टैटिस्टिक्स का बेसिक देखेंगे तब मैं एक बार बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास ये बेसिक सीरीज था, हमने स्लाइड्स भी किया। अब सीरीज के अंदर हम लोग ऐसा लिखते हैं, डॉट हेड। हेड क्या करता है, फर्स्ट 5 रोज रिटर्न करता है। सीरीज डॉट टेल लिख देते हैं तो लास्ट की 5 रोज मिलती हैं, और ये डिफॉल्ट है, आप 5 की जगह 4 3 2 कुछ भी कर सकते हो। सपोज यू हैव 2, देन यू अगेन हैव 2। इस तरीके से सीरीज डॉट हेड या सीरीज डॉट टेल हम यूज करके ये कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, सीरीज डॉट हेड टेल हो गया, कुछ बेसिक मेथड्स हैं, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, मिन मैक्स ये सब तो है ही हमारे पास, मीन, आप सीरीज का मीन निकालना चाहते हो, सब कुछ वही जो numpy में था, 100% सब कुछ वही मिलेगा। बट द थिंग्स विल चेंज व्हेन यू विल बी हैविंग अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम मतलब जब आपके पास 2 डायमेंशनल डेटा होगा, चीजें तब बदलनी शुरू होती हैं। तो लेट्स क्रिएट अ डमी डेटा फर्स्ट। सपोज यू हैव द नेम्स वेरिएबल हियर, कि आपके पास एक नेम्स नाम का वेरिएबल है जिसमें कि कुछ 4 5 नाम रख देते हैं। ओके, तो नेम्स आ गए हम लोगों के पास। देन वी हैव सपोज देयर सैलरीज। ओके, दीज आर द सैलरीज। फिर आपके पास इनका डिपार्टमेंट भी है। ओके, तो अभी ये जो डेटा है ना डिक्शनरी में है, और जब भी डेटा डिक्शनरी में होता है, बेस्ट थिंग, मतलब जब भी अगर पेंडास डेटा फ्रेम आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर आपका डेटा डिक्शनरी में होना चाहिए। हम लोगों ने वेब स्क्रैपिंग में भी किया था, इफ यू रिमेंबर, कि मैंने डेटा डिक्शनरी में डाला था फिर डेटा फ्रेम में पास किया था। सिमिलरली जब आप जेसन का डेटा कलेक्ट करते हो डिक्शनरी में आता है, तो इसलिए इजीली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। सेम थिंग आई एम डूइंग हियर। तो pd डॉट डेटा फ्रेम कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम लोग डेटा पास करते हैं। देन हम लोगों का एरे मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, 1 2 3 4 5 6, एक डेटा कम रह जाता है यहाँ पर। सो दिस इज द डेटा फ्रेम। ओके, बट द थिंग इज कि जब आपके पास ये डेटा फ्रेम आता है ना, तो आपने क्या करना है, अगेन फर्स्ट स्टार्ट चेक द शेप, क्योंकि कभी भी अगर आपके पास कितना बड़ा डेटा है आपको नहीं पता, यू आर जस्ट रीडिंग अ एक्सेल फाइल और एनीथिंग, तो आप पहले उसकी शेप चेक कर लें कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम इट है, 6 by 3। उसके बाद आप उसके सिर्फ कॉलम देखना चाहते हो कि क्या क्या कॉलम्स अवेलेबल है, तो वो भी देख सकते हैं कि इसके पास 3 कॉलम है, इंडेक्स, नेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट। देन अब आगे बढ़ते हैं और हेड लिखते हैं। तो हेड तो ऑब्वियसली हमें पता है कि फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन दे सकता है, टेल लिखेंगे तो लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन मिल जाती हैं। बट द प्रॉब्लम विद डेटा फ्रेम इज यू कैन नॉट परफॉर्म इंडेक्सिंग नाउ। अब आपने बोला DF0 क्या देगा, कहता है एरर, कहता है 0 जैसी कोई की नहीं है। ऐसा सेम डिक्शनरी में होता है, जब आप डिक्शनरी यूज करते हो डिक्शनरी में 0 1 2 इंडेक्सिंग नहीं चलता, क्योंकि वहां की वैल्यू पेयर में काम होता है। सिमिलरली ये भी की वैल्यू पेयर में काम करता है, कहते हैं मेरे पास की है नेम सैलरी डिपार्टमेंट, तो आप वही पास कर सकते हो। बस आपने लिखा नेम्स, तो नेम्स क्या है, एक
की, उसकी वैल्यू क्या है, एक पर्टिकुलर कॉलम। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। समझ आया ये आप लोगों को कि किस तरीके से इसने नेम्स को फेच किया। बट स्टिल आई हैव टू डू इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं करेंगे तो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि इंडेक्सिंग करने से ही बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। सो वी विल राइट हियर df डॉट, अब जीरो इंडेक्स तो लिख ही नहीं सकते ना, वो तो हम लोगों का ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो ये कहता है आप लॉक लिखो। ओके, व्हाट यू राइट इज df डॉट लॉक, लॉक मतलब लोकेशन। आप इसने लिखा 0, परफेक्ट। कैन सी, आप देख सकते हो लॉक पे बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। अब लॉक पे परफेक्ट काम कर तो रहा है, अब हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर पास करते हैं, द पैरामीटर नेम इज इंडेक्स। इंडेक्स में आपने एक लिस्ट बनाई, इसमें लिख दिया E1, E2, E3, E4, E5 and then E6। अब ये एरर दे देता है, ये देखो इसने भी काम करना बंद कर दिया। सो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग देन, तो मतलब ये क्या था फिर, पहले कैसे चल रहा था? एनीवन, एनी आंसर? पहले से डिफॉल्ट इंडेक्स आ रहा था पहले 0 वो 1 2 अब हमने नेम डेट को डिफॉल्ट अलग से इंडेक्स, आई थिंक पाइथन में लॉक डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से0 स्टार्ट हो जाता है। लॉक ऑफ E1 अगर ट्राई करेंगे ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब हम, बिल्कुल सही, आपको यही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये इंडेक्स ले रहा है, ये वो वाली इंडेक्स नहीं ले रहा, पाइथन की 0 1 2 इंडेक्स नहीं ले रहा है, डेटा फ्रेम की इंडेक्स ले रहा है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, आप जब df डॉट तो लॉग डेटा 0 फ्रेम लिखते हो का ना, तो इसका इंडेक्स, मतलब डेटा फ्रेम का इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जो 0 1 ले रहा है ना, वो जो इंडेक्सिंग है। हाँ, वो डिफॉल्ट 0 1 2 था, ठीक है, हमने बदल दिया, हमने कहा ये चाहिए इंडेक्स। अब ठीक 0 है। 1 2 नहीं है इंडेक्स, अब बदल गई इंडेक्स, तो अब वही एक्सेस होंगी। सेम अगर मैं आपको बताऊं, सीरीज में भी इसीलिए चल पाया क्योंकि 0 1 2 इंडेक्स था। अगर आपने किसी डेटा में इंडेक्स चेंज की तो उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे हमने एज का भी डेटा बनाया लेकिन इंडेक्स नहीं किया मैंने, अगर मैं यहाँ भी इंडेक्स पास कर दूंगा ना कॉलम, तो वहां पर भी क्या होगा, ये प्रॉब्लम करेगा, वहां पे भी ये चलेगा नहीं। लॉक, ओके, तो बट अभी भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इंडेक्सिंग करना चाहते हो आप तो यूज आई लॉक, इंडेक्स लोकेशन, ये है, आप इसमें इंडेक्स पास कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। आई लॉक के अंदर जैसा numpy एरे में आपने सीखा वैसा कर सकते हैं कि 0 कोलन 3 तक चाहिए, तो बिल्कुल सही है, चलेगा। लेकिन लॉक नहीं चलेगा, लॉक में इंडेक्स पास होती है जो डेटा फ्रेम की या सीरीज की इंडेक्स है। आई लॉक में पाइथन की 0 1 2 3 वाली ही इंडेक्स पास की जाती है। तो इसका क्या हम ऐसे इंटरप्रेट करें कि जो LOC है, लॉक है, उसमें कंप्लीट रो ही रिटर्न करेगा? कॉलम, ये तो एरे हो गया ना, numpy एरे का जो स्लाइसिंग था बिल्कुल वैसा अभी है। आप बताओ, आप ऐसा लिख दो जाके कॉमा 0, अब 0 कॉलम आएगा नहीं, नेम्स आएंगे सिर्फ 3। नहीं, अगर हम लिखते अब हैं 0 df डॉट LOC, तो उस केस में तो हाँ, आप बोल रहे हो ना, अगर 0 अगर लिखेंगे तो E1 इंडेक्स की रो आएगी या कैसे आएगा उसमें? नहीं, एरर उसमें नहीं लिख सकते आप, 0 1 2 लिख ही नहीं सकते इसमें, आप इसमें इंडेक्स ही लिखनी है स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखी है, df स्क्वायर ब्रैकेट नेम्स, कैन बी रिप्लेस दिस स्क्वायर ब्रैकेट विद राउंड ब्रैकेट्स? कहाँ पर, लॉक के आगे या डीएफ के आगे ऊपर? या हम इसमें df डॉट नेम्स लिख सकते हैं, df डॉट नेम्स इंस्टेड ऑफ df करली स्क्वायर ब्रैकेट नेम्स। हाँ जी मैम, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो, df डॉट नेम्स, नेम्स उसका कॉलम है ना, तो आप लिख सकते हो। मीन्स बाय यूजिंग डॉट नोटेशन हम उसका इंटरनल पैटर्न पे जा सकते हैं, df डॉट कॉलम नेम।
हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब आप लॉक यूज कर रहे हैं तो डेटा फ्रेम की जो इंडेक्सेस है वो, जब आई लॉक यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल जो इंडेक्सिंग होती है पाइथन में 0 1 2 वो चलती है फिर। और एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेरी डाउट्स कुछ हो तो पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, तो अभी बेसिक हम लोग को सीरीज और बेसिक डेटा फ्रेम के आइडिया मिल चुका है। अब इसमें एक काम और करना है फाइनली हम लोगों ने, कि अब जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसमें आप फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं। फिल्टर अप्लाई करने का मतलब हाउ यू अप्लाई दी कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि नेम सैलरी डिपार्टमेंट में से अगर आपको सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, या पर्टिकुलर सैलरी से एक ग्रेटर कि अगर 50,000 से जिनकी सैलरी है उनका डेटा चाहिए, तो हाउ वी आर गोइंग टू फिल्टर द डेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डेटा फ्रेम्स। तो हम ऐसा करते हैं, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो। What I have written here is DF salary greater than 50,000। अब ये ट्रू फॉल्स देता है, जहां पर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है वहां पर ट्रू, जहां पर नहीं है वहां पर फॉल्स। लेकिन मुझे ट्रू फॉल्स थोड़ी ना चाहिए, व्हाट आई वांट इज द डेटा, मुझे डेटा चाहिए। तो अगर आपको डेटा चाहिए तो आप वापस इसको डीएफ में ही रैप करके आते हो। यू अगेन हैव टू रैप दिस थिंग इन द डीएफ अगेन। ओके तो इस बार हम लोग को क्या मिल रहा है, सैलरी डॉट समथिंग ऐसा कुछ मिल रहा है ना हम लोगों को। तो ये किसके लिए, ग्रेटर देन 50,000 के लिए। आप डबल इक्वल्स टू लगाकर निकालोगे तो डबल इक्वल्स टू के साथ मैच करेगा कि डेटा फ्रेम डिपार्टमेंट इज डबल इक्वल्स टू आईटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? कंडीशन समझ आया आप लोगों को, कंडीशन कैसे अप्लाई करना है? यस सर। ओके ठीक है, तो अभी हम लोगों को सीरीज एंड डेटा फ्रेम के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया है। एक बार इसको पहले सेव कर लेते हैं। सो टिल नाउ अगर किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जैसे कि नंपाई में हमने इतना कुछ सीखा है अभी तक, इन पेंडास वी आर आल्सो लर्निंग सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। तो किसी को कुछ भी अगर क्वेश्चन क्वेरी डाउट कुछ भी हो तो प्लीज आस्क। इसमें सर जो फिल्टरिंग है इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा के मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन लिखनी है, सपोज अब हमने कि आईटी डिपार्टमेंट होना चाहिए एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आपको पहले अपनी कंडीशन को राउंड ब्रैकेट में रैप करना मैंडेट है, ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेट है, नेसेसरी करना ही पड़ेगा वरना सिंटेक्स नहीं चलेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि एंड के लिए पाइथन में एंड लिखना पड़ता है, यहां नहीं लिखना, आपने यहाँ m% ही यूज करना है। अब आप अपनी दूसरी कंडीशन लिख सकते हो कि डिपार्टमेंट इज, डिपार्टमेंट नहीं, अब लिखते हैं कि एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000।
हाँ जी, समझ आया आप लोगों को ये? यस सर। यस सर। तो आप और एंड जैसे जो भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं, जो भी कंडीशन यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज, बट मेक श्योर कि आपने राउंड ब्रैकेट्स में ही कंडीशंस को रैप करना है। दिस इज द कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2, और बाहर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट है डीएफ वेरिएबल के साथ। ये मैंडेट है हम लोगों के लिए सिंटेक्स, क्योंकि सिंटेक्स यही है, यही हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है सिंटेक्स। ओके, अभी बहुत कुछ है इसके अंदर सीखना है, बात करेंगे उसके बारे में भी, बट बिफोर दैट प्लीज इफ यू हैव क्वेश्चंस और क्वेरीज तो आप लोग पूछ सकते हैं एक बार, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आज हम लोगों ने सीखी हैं numpy pandas के अंदर। तो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? तो जैसे अभी आपने ये क्वेरी लगाई इसमें, तो इसमें भी वो डॉट ऑपरेटर से यूज हो चलेगी ना क्वेरी? जैसे डीएफ डॉट सैलरी कर दें हम, हाँ, df डॉट जैसे सैलरी, आप ऐसा मतलब या डीएफ सैलरी के डॉट लिए आप चेक करना डिपार्टमेंट। चाहते हो कि कितने दिन? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो। डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट हैज नो एट्रीब्यूट सैलरी, ओके, ऐसे एल है ना शायद। नहीं ओके, इसके, तो वो भी चल। या ठीक है, मतलब इस कंडीशन के अंदर, या इसमें जो डीएफ हाँ डिपार्टमेंट हाँ हाँ, इक्वल टू बिल्कुल बिल्कुल, आईटी डेफिनेटली, डीएफ सैलरी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में डाल के एंड कंडीशन लगा दोगे आप फिर। और बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो इट मीन सर नमपाई हमारा बेस है, उसके ऊपर हमने पेंडास की एक लेयर लगा रखी है। एग्जैक्टली, और वो उस पर डेटा फ्रेम या सीरीज बना देता है, जिसके ये मेथड्स हैं जो हम देख रहे हैं। अभी सारे मेथड्स नहीं तो एक्सप्लोर किए, बेसिक बेसिक ही देखे हैं। Okay, so after that I'll share the recordings and all with you all. आज आप लोगों को इवनिंग में डेफिनेटली जो भी कल का परसों का जितना भी हम लोगों का सेशन हुआ है वो सब कुछ रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। Okay, I'm going to upload all these 3-4 sessions on YouTube, जितना भी हम लोगों का हुआ है मैं उसको YouTube पे अपलोड करके सब लोगों को शेयर कर दूंगा। Okay, थैंक यू सर। and I Sir, hope thank you. all of you have the YouTube channel link है आप सब लोगों के पास। सर ये So भी एक I बार will शेयर create a new, हाँ मैं एक बार आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो अभी might be by evening I'll upload the videos. Okay. Okay, so I think Sir, it's enough for what today. will we We'll what will we continue do by tomorrow? tomorrow then. Tomorrow we'll be completing this data analysis and starting with the machine learning basics. सर आई थिंक द क्लास विल बी Any ऑन specific मंडे requirement, नाउ। ma'am? नहीं, टुमारो इज इट। I don't know. Like आप बता सकते हो। हाँ, tomorrow शायद कल ऑफ है कॉलेजेस एंड ऑल का, बट आई डोंट नो अबाउट द एफडीपी सेशन कि वो ऑफ है या ऑन है। हेलो कविता मैम, आर यू देयर? Sir, tomorrow is She will on. confirm. Sir, ma'am will talk to you. Kavita ma'am will Okay, talk to ma'am. you. Okay, Most probably okay, ma'am. it is Sure. on. There will be the session tomorrow. ठीक है, okay. Thank you everyone. Then we'll see you tomorrow if we have the class on tomorrow. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you, sir.